वेलकम, स्वागतम, खैर मकदम। द टीचर शो के 154वें एपिसोड में हम एक बार फिर आपके साथ सामने हाजिर हैं और हर बार की तरह हम कला, संस्कृति, साहित्य से जुड़े हुए एक ऐसी शख्सियत को जो कि सरकारी शिक्षक भी हैं उनको साथ में लाए हैं। और इससे पहले कि मैं उनका परिचय दूं तो मैं मैथिली शरण गुप्त की एक कविता की चंद पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं। एक्चुअली उनका नाम ही कुछ इतना आकर्षक नाम है कि मुझे कविता याद आ रही है। सखी नील नभ सर से उतरा यह हंस ओहो कुछ तिरता तिरता। एक सहेली अपनी सहेली से कह रही है सूरज के उतरने के बारे में। सूरज उदय हो रहा है तो कह रही है, सखी नील नभ सर से उतरा यह हंस ओहो कुछ तिरता तिरता। अब मौक्तिक बिंदु न शेष रहे चला आ रहा उनको चरता चरता। तो आज हमारे सामने एक ऐसा ही सूरज जो कला का सूरज है और उन्होंने सारे जो कला के जो मोती हैं, जो मौक्तिक हैं, उनको समेट रखा है। दिल्ली से है शिक्षिका सखी जी हमारे साथ में हैं। मैं सखी जी का स्वागत करता हूं और साथ में हमारे विशेषज्ञ टिप्पणीकार गिरीश चंद्र जोशी जी भी है। मैं आपका भी स्वागत करता हूं। गिरीश जी कला और साहित्य में बहुत विशेष रखते हैं, या कह सकता हूं कि वो चलते फिरते एनसाइक्लोपीडिया भी हैं साहित्य और कला के, इस देश के से जुड़ी हुई विभिन्न संस्कृतियों के उसके बारे में। और सखी जी आपका स्वागत है और धन्यवाद। बहुत बहुत मेरा सौभाग्य मैं यहाँ पे हूँ आप लोगों के साथ। आप लोग वाकई में बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं और निरंतर करते रहिए। ये होते है मतलब जैसे आपका प्रोत्साहन मिलेगा तो हम आगे बढ़ेंगे और कितने सारे और नए लोग जुड़ेंगे हमसे। जी 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 बिल्कुल जी, धन्यवाद। और सखी जी, हम इस शो में एक छोटा सा हमारा सेगमेंट होता है, प्रश्न का एक सेगमेंट। जोशी जी साहित्य, कला और संगीत से जुड़े हुए एक सवाल को रखते हैं और जो सवाल का सबसे पहले जवाब देता है, माया ऑप्टिकल की तरफ से उनको एक धूप का चश्मा जो जिसकी कीमत 1000 रुपए होती है वो पुरस्कार स्वरूप दिया जाता है। आप भी इस पुरस्कार को जीत सकती है अगर आप इस सवाल का जवाब दे, लेकिन आप नहीं, चीटिंग हो जाएगी क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे। आप आज जवाब नहीं देंगे तो नहीं तो ये चीटिंग हो जाएगी क्योंकि आपको इस सवाल का जवाब पता है। तो मैं नेक्स्ट एपिसोड में मैं एज अ व्यूअर आ जाऊंगी और फिर सवाल का जवाब दूंगी। बिल्कुल हाँ बिल्कुल बिल्कुल मान्य है। दिस इज कॉल्ड फेयर चीटिंग। हर्षित बेटा, तुम जरा सवाल को जरा पोस्ट कर देना यहाँ पे। मुझे लग रहा है कि मित्रों, बंधुओं, श्रोताओं, आज का सवाल जो है वो हमने एक भारतीय जनजाति से संबंधित पूछा है और हम अपने टेक्निकल एक्सपर्ट से कह रहे हैं कि वो इस सवाल को लाइव कर दें, लेकिन जब तक वो करते हैं मैं इसको पढ़ भी देता हूं आप ताकि सुन पाएं। हाँ, आप यह स्थान या व्यवस्था जनजाति का विश्वविद्यालय कहलाता है। समाज शिक्षा का मंदिर है। उनके देवता की आराधना का पवित्र स्थल है। उनके मतलब जनजातियों की देवता का आराधना का पवित्र स्थल है। विभिन्न उपबोलियों में इसे विभिन्न नामों से संबोधित किया जाता है और इसके संस्थापक देव भगवान शिव का ही अवतार माने गए हैं, उनके ही वंशज माने गए हैं। और इस तरह की जो मान्यता है, ये जो कहानी है, ये ताड़पत्रों में हमें लिखी हुई मिली। मैं वो ताड़पत्र किस भाषा में थे उसका नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि बहुत ऑब्वियस हो जाएगा। और इस परंपरा का सूत्रपात तथा सभी वाद्य यंत्र, इनका मानना है इस जनजाति का कि परंपरा का सूत्रपात तथा सभी वाद्य यंत्र उन्हीं देवता के द्वारा बनाए गए हैं। इनका संविधान जो है वो अलिखित है लेकिन बहुत कठोर है और मुझे लगता है बाकी समाज को काफी सीखने की जरूरत है इस व्यवस्था से, इस मान्यता से। यह स्थान युवा वर्ग के लिए गृहस्थ और सामाजिक जीवन की प्रारंभिक पाठशाला से लेकर विश्वविद्यालय तक की भूमिका निभाता है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, ये आज का प्रश्न है। यदि प्रश्न
हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट यदि पोस्ट कर दें, मुझे पता नहीं वो पोस्ट किया, मैं तो नहीं देख पा रहा हूँ अपनी स्क्रीन पे, लेकिन हाँ, मैं उससे भी नहीं काफी मिल जाएगा। मैं ट्राई कर रहा हूँ यहाँ से। इमीडिएटली मैंने इसको पोस्ट कर दिया है, इसको कमेंट के रूप में सर, यहाँ पे आप इसको हाँ, पढ़ सकते हैं। मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि इस प्रश्न को आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं, और यहाँ पे आ गया है ये। मैंने इसका इंग्लिश वर्जन भी भेजा था। इंग्लिश वर्जन मुझे मिला नहीं सर। अच्छा, मैं पढ़ देता हूँ इंग्लिश वर्जन, मैंने भेजा है आपको, आपने शायद देखा नहीं उसको। जस्ट मिनट, लेट मी चेक। आप इसको पढ़ लीजिए तब तक। This can also be this place oblique arrangement is considered to be the university for the tribal people. This can also be termed as a temple for social education, a pious place to worship the divine. This place is known by different names in different dialects. This divine figure आ गया, हाँ, this divine figure is considered to be the descendant of Lord Shiva. The story of the descendants came to light from the inscription on palm leaves. It is believed that this system for arrangement was started by the divine, including making of all sorts of musical instruments. All the rules and regulations practiced here is believed to be framed by this divine figure. आपने अभी इतना किया है, लेकिन इसे समझ जाएंगे। तो ये आज का प्रश्न है, और हम माया ऑप्टिकल्स हल्द्वानी के बहुत बहुत उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने इस प्रोग्राम के सेगमेंट को रुचिकर बनाया और अपनी सहृदयता दिखाते हुए एक इनाम घोषित किया। वो जहां अभी श्री मुकेश बहुगुणा जी ने हमें बताया कि जो इस प्रश्न का ठीक उत्तर दे देगा, सही उत्तर देगा, उसको 1000 रुपये का चश्मा प्रदान किया जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, सखी जी से बात करते हैं जो कि आज की मुख्य वक्ता है। मेरे को शत्रुघ्न सिन्हा जी का इंटरव्यू याद आ रहा था, उनसे पूछा गया कि ये बताइए कि आपका नाम शत्रुघ्न है या शत्रुघ्न है या शत्रुघ्न है, क्या कहते हैं आप अपने नाम को? क्योंकि नाम शत्रुघ्न को अनाउंस करने में, प्रोनाउंस करने में बड़ी दिक्कत होती है। वैसे ही जब ये नाम आज मेरे पास आया था कि आप इनको बुला सकते हैं, तो मैं इनको कहूँ साखी कहूँ या सखी कहूँ, तो मुझे बड़ा थोड़ा अंतर हो रहा था। तो सखी जी इस प्रश्न पे पर्दा उठा सकती हैं कि सखी नाम है या साखी नाम है, क्योंकि दोनों नाम चलते हैं, दोनों नाम हिंदी में मान्य हैं। तो सखी जी अपने नाम का सही उच्चारण बताइए और अपने जीवन का परिचय दीजिए कि कैसे आप बड़ी हुई, कहाँ बड़ी हुई, कैसे आपकी कला में रुचि हुई। ये हमारा शुरुआत करने का एक प्रोसेस हमने बनाया है, और जितने हमारे दर्शक हैं सब आपका धन्यवाद ज्ञापन कर रहे हैं आपके प्रति, राइट फ्रॉम महाराष्ट्र, उड़ीसा टू उत्तराखंड टू दिल्ली, सब। आज मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आप सब लोगों से जुड़कर। हर एक चीज एक नया एक्सपीरियंस लेकर आता है आपकी लाइफ में जी। तो ये भी मेरे लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। मैं जरूर इसकी बात की उम्मीद करती हूँ, और मैं 100% श्योर हूँ पहले से ही कि फिर कहीं और जाऊंगी तो मैं इसका जरूर लूंगी कि एक ऐसा मंच है हमारे टीचर्स का, जिसमें जो हम एक दूसरे का आगे प्रोत्साहन करते हैं, आगे एक दूसरे को बढ़ाते हैं और एक दूसरे को एक प्लेटफॉर्म देते हैं, जिसकी कभी कभी हम सबको बहुत कमी खलती है। हाँ। क्योंकि होता यह है कि सरकारी टीचरों को कोई प्लेटफॉर्म मिलता नहीं है, इसीलिए श्री मुकेश बहुगुणा जी ने और हमारे जो संचालक हैं आज हैं नहीं, इनफैक्ट वो ये दोनों ने एक सूत्रपात किया, एक आइडिया इनके दिमाग में आया कि हम एक ऐसा शो करें जिसमें सरकारी स्कूल के टीचर्स को बुलाएं जिनका असर है और उनकी अपनी क्या संवेदनाएं हैं, वो क्या काम कर रही है, ताकि लोगों को भी पता चले कि हाँ, कि दिल्ली में सखी या साखी जो भी हैं वो क्या काम कर रही हैं और कैसे बढ़ा रही हैं अपने काम को, अपनी सोच को। जी अच्छा, मेरे सबसे पहले तो मेरे नाम का उच्चारण, मेरा नाम सखी है, सखी फ्रेंड वाला, सहेली वाला, सुनरी सखी वाला सखी। ठीक है। और नाम जो है वो पापा ने दिया बड़े ही प्यार से, और पापा हमारे बहुत ही अमिताभ बच्चन के बहुत ही बड़े फैन थे। गुड, ओके। तो उन्होंने बड़ी सिस्टर का नाम मिली रखा। मिली रखा, ओ बहुत सेंसिटिव फिल्म थी, बहुत सेंसिटिव फिल्म थी। हाँ जी। और मेरा उन्होंने बड़े ही प्यार से नाम सखी रखा,
और जब भी कोई नाम लेता है तो मैं सबको ये कहती हूँ कि अगर आप मुझसे नाराज भी हो जाएंगे ना, तब भी आप मुझे सखी करके ही डांटेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छी बढ़िया, जी जी तो बहुत आपकी बढ़िया। और मेरी तो कभी कभी नेगेटिव क्लैशेस होंगे ही नहीं, फ्रिक्शन कभी होगा ही नहीं। ये आपके बिल्कुल फ्रिक्शन वाले स्टेटमेंट में सखी वर्ड होगा, तो सखी से फ्रिक्शन तो हो ही नहीं सकता। तो जी, ये मेरा पॉजिटिव पॉइंट जो मुझे अपने नाम का लगता है वो यही है। बहुत जी। कैसे परिचय, और कैसे कला के क्षेत्र में कैसे आए, कहाँ एजुकेशन हुई, अच्छा, कला के किसने क्षेत्र में इंस्पायर तो किया? मैं आप अगर आप जैसे पूछेंगे कि कोई ऐसा चेंज आया, मोड़ आया, या कुछ ऐसा कुछ आपके साथ घटित हुआ, तो मैं तो सच बात बताऊं कि ऐसा तो मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं हुआ। मुझे ये लग रहा है कि शायद प्रकृति ने इसी काम के लिए मुझे बनाया है। वाह। उसने मुझे यही रास्ता दिखाया, कोई हम्म, ऑल्टरनेट ही नहीं दिया है। मतलब ऐसा होता है ना जी लाइफ जी। में कोई ऑल्टरनेट हो, कोई और डगर हो, कोई और रास्ता हो, तो कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था, तो एक ही रास्ता था, उसी में चलना था। तो मैं तो एकदम, मुझे ऐसा लगता है मैं तो बहुत ही स्मूथली, और नेचर ने और प्रकृति ने और जो ऊपर कोई सर्वशक्तिमान है वो, और हमारे बड़े बुजुर्ग जो भी जिनसे भी हम घिरे हुए हैं, वो सारी सिचुएशन ऐसे ही चलती गई, होती गई कि आप धीरे 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 देखिए आज मैं आपसे मिल रही हूँ। तो बचपन में मुझे याद है कि जब मैं छोटी थी, बहुत ही छोटी थी, तब हम गवर्नमेंट फ्लैट्स में रहते थे, पापा की गवर्नमेंट जॉब थी दिल्ली में ही। तो गवर्नमेंट फ्लैट्स के छोटे छोटे घर, और उनकी एक अलमीरा, इनबिल्ड अलमीरा जो होती है, हम्म तो वो एक कॉर्नर था, कॉर्नर में हुआ करती थी, मतलब एक तरफ दीवार आपकी खत्म हो रही है और इस एंगल पे वो अलमीरा होती थी। हम्म। तो यहाँ से दीवार है जी, और ये आपकी अलमीरा का गेट है, तो इसको मैं यूं खोल लेती थी, तो वो खोलकर पता नहीं चलता था कि एक छोटा सा कैबिन बन जाता था मेरा। हम्म। और घुटनों के बल बैठकर मैं वहां पे खूब पेंटिंग किया करती थी, मुझे आज भी याद है। ओ वाह। इतना ज्यादा मुझे शौक था ड्राइंग का, पेंटिंग का। हालांकि बहुत डांट पड़ती थी, बहुत डांट पड़ती थी कि पढ़ने से भी, पढ़ना भी चाहिए, तो इतना बैलेंस करके करो, मतलब पेंटिंग भी कर लो, पढ़ाई भी कर लो, दोनों में बराबर बैलेंस करके रखो। मगर वो बैलेंस में मेंटेन नहीं कर पाती थी। वो पेंटिंग की तरफ अपना ही रुझान, वो चुपचाप से अलमारी के अंदर, अलमारी का गेट ऐसे खोलकर बस वो ऐसे चुहिया सी फुदक जाती थी अंदर, और वो बैठ के घंटों घंटों, मतलब, और कई बार ऐसा लगता था कि ये 3 घंटे से अंदर अलमारी के अंदर क्या कर रही है 3 घंटे से। घर वाले ढूंढते हैं, अच्छा घर वाले आ भी गए कहीं से, अच्छा तू यहीं पर ही है तब से। तो मैं कह रही हूँ ना कि वो धीरे 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 इनबिल्ट, मतलब वो अपने आप ही प्रकृति ने मुझे वहां डाल दिया। रुचि मेरी स्टार्टिंग से थी, स्टार्टिंग से ही मैं ड्राइंग पेंटिंग में बहुत ज्यादा थी। कभी ये नहीं सोचा कि बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनना है या बहुत कुछ आगे करना है। बस जिसे कहते हैं ना, जैसे हम अंधेरे में चलते हैं तो कार की 2 हेडलाइट्स होती हैं, वो आपको इतना सा रास्ता दिखाती है, तो उसी रास्ते से बस चलना है, यही डगर है और यही चलना है, यही सेफ है और यहीं पर मन लग रहा है, और कहीं वाह। मन भी नहीं लगता है। तो वो वाली परिस्थिति थी। तो धीरे हम्म धीरे 11th 12th में पेंटिंग एज अ मेन सब्जेक्ट लिया। हम्म फिर उसके बाद पोर्टफोलियो वगैरह बनाया। तो ये हम्म। तो था वही वाले कि बहुत दूर का गोल कभी नहीं रहा है कि बहुत बड़ा और दूर का गोल नहीं है कि वहां जाना है, वो नहीं। बस ऐसे ऐसे छोटे छोटे गोल। अच्छा अब ये कर लिया, 12th कर लिया, चलो फाइन आर्ट्स करते हैं, फाइन आर्ट्स देके देखते हैं, फाइन आर्ट्स में एंट्रेंस क्लियर करते हैं। फिर इंटरव्यू था, इंटरव्यू क्लियर करना है, फिर उसके बाद आपको वो पूरा कोर्स करना है। फिर कोर्स में नए नए प्रोफेसर्स, आप जब निकलते हो स्कूल से तो एकदम आप बहुत ही जिसे कहते हैं ना किताबों के बीच में घिरे हुए पढ़ाकू बच्चे होते हैं, एकदम आपकी दुनिया अलग होती है। और जब आप कॉलेज में निकलते हो, वो भी फाइन आर्ट्स, जहाँ पे आपको बोलते हैं कि इतनी नहीं लंबी सांस लीजिए कि सारी, जिसे कहते हैं ना, सारी कायनात आपके अंदर आ जानी चाहिए ताकि आप सबको समझ पाओ। तो वहां पे ऐसे जीना, वहां पे टोटली नया लाइफस्टाइल, पूरी पर्सपेक्टिव चेंज हो गया, जिसे कहते हैं ना लाइफ का कि अच्छा ठीक है, मतलब फाइन आर्ट का एक ये नया पहलू भी है। वहां पे नए नए प्रोफेसर से मिलना और उनसे नई नई चीजें सीखना। और हम्म। प्रोफेसर्स जो जामिया से मैंने फाइन आर्ट्स करा है, और वहाँ के प्रोफेसर, या मुझे लगता है सही सभी जगह के प्रोफेसर जो गुरु होते हैं, वो
आपको बताना चाहे नहीं बताना चाहे, मगर मुझे ऐसा लगता है जो शिष्य है, जो स्टूडेंट है, उसको वो अपने आप वहां से अर्जित कर लेना चाहिए, कुछ खींच लेना चाहिए, अपने आप को सीख लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो एक मैं जरूर एक बात शेयर करूंगी। हमारा लैंडस्केप होता है, प्रकृति चित्रण करना होता है, हफ्ते भर में एक पूरा बहुत बड़ा पेंटिंग बनाना पड़ता है। तो वो बनाना हम शुरू कर रहे थे। तो हमारे सर थे मामून नुमानी सर, वो प्रोफेसर सर आते और वो देख कर चले जाते, वो आते और देख कर चला जाते, हार्डली 3 से 4 सेकंड तक वो कैनवस को देखते। और इतनी दिल्ली की इतनी गर्मी धूप में, चिलचिलाती धूप में, और इतना बुरा हाल। और हम सोच रहे हैं कि वो सर आते हैं और बस देख कर चले जाते हैं, देख कर चले जाते हैं। हम सुबह से यहाँ पे शाम तक यहीं पर खड़े रहते हैं, इतना पसीना, भूख प्यास, बैठने की जगह नहीं, कुछ नहीं, और बस देख के चले जाते हैं। और धीरे धीरे मैंने बोला ये तो हमें कुछ नहीं सिखा पाएंगे, ना हम कुछ यहाँ सीख पाएंगे। बड़ा ही ऐसा एक्सपीरियंस रहा। फिर लास्ट के जब फ्राइडे तक क्लास होती है, तो जो थर्सडे था, थर्सडे में आके उन्होंने बोला कि तुम्हारी सड़क जो है, सड़क बना रहे थे हम, रास्ता, पैसेज। तो उन्होंने बोला तुम्हारी जो सड़क है ना, वो राष्ट्रपति भवन वाली सड़क है। उन्होंने ये बोला और वो चले गए। अब मैं सोचूं वो ये बोल के क्यों गए हैं। काफी देर हो गई सोचते सोचते, फिर हम कैंटीन घूम आए, मूड फ्रेश कराए, चाय पी आए। फिर बाद में समझ आया कि जो एक्चुअल जो नेचर स्केप था, उसमें तो फूल, पत्ते, कंकड़ पत्थर, सूखे पत्ते, मतलब नेचर की इतनी सारी चीजें, इतनी डिटेलिंग होती है नेचर में। नेचर में कितनी माइन्यूट डिटेलिंग होती है, एक पत्ते की हम डिटेल करने जाएंगे तो पूरा दिन निकल जाए। तो उसमें इतना डिटेलिंग है। और मुझे वो ना जाने क्यों, क्योंकि मुझे वो गर्मी ज्यादा लग रही है, भूख प्यास ज्यादा लग रही है, और मुझे गुस्सा भी आ रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो सारा ध्यान वहां जो चला गया, अपने जो मुझे जो मेंटल और शारीरिक कष्ट जो हो रहे थे उस टाइम, मेरा सारा ध्यान उधर चला गया। और मुझे लगा, और मैंने बस ऐसे ऐसे करके एकदम प्लेन फ्लैट कलर कर दिया। तो मैंने बोला अच्छा वो सर इसलिए बोल के गए। अब मुझे बात आ गई समझ। शाम के 3 बजे, 3 बजे के बाद से शाम को 5:30 पौने 6 बजे तक अच्छी धूप रहती है, जिसमें आप पेंटिंग कर सकते हैं। वो मैंने पूरी पेंटिंग वगैरह करी। और अगले दिन जब फ्राइडे को सर आए, उसके बाद उन्होंने मुझे कम से कम 15 से 20 मिनट का अच्छा खासा लेक्चर दिया, समझाया कि यहाँ पे ऐसा होगा, यहाँ पे ऐसा होगा, यहाँ पे ऐसा होगा। मतलब वो चाहते थे कि पहले मैं खुद समझूं, जानूं, उसके बाद मैं उनसे डायरेक्शन लूं। तो मुझे उनका पढ़ाने का तरीका वाकई में बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि क्यूरियोसिटी, सबसे पहले जो क्यूरियोसिटी होती है वो अंदर से आनी चाहिए आपकी, तभी आप उस रुझान आपका होगा, तभी आप उस तरफ जाएंगे, और आपको वो सब चीजें नजर आएंगी जो आपको पहले नजर आती ही नहीं थी। जैसे मैं कह रही हूँ, डिटेलिंग मुझे कभी नजर नहीं आई। तो मुझे उनका ये पढ़ाने का तरीका वाकई में बहुत अच्छा लगा कि फाइन आर्ट्स बेसिकली रुचि के अंदर है, आपके अंदर से आएगी चीज। अगर आप में है तो वो जरूर आएगी, आप उसको जरूर निखार सकते हैं, वो वाली बात है। फिर धीरे धीरे करके मैंने इसको बहुत ज्यादा सीरियसली लिया, फाइन आर्ट्स को। और मैं गोल्ड मेडलिस्ट रही बैचलर्स डिग्री में अपने। फिर फिर उसके बाद मैंने मास्टर डिग्री भी करी है, जामिया से ही करी है मास्टर डिग्री। फिर मास्टर डिग्री में भी मैं गोल्ड मेडलिस्ट ही रही, क्योंकि वो जो क्योंकि जो रुचि थी, जो मेरा रुझान था, वो जिसे कहते हैं ना क्यूरियोसिटी, या सब कुछ वही, सब कुछ यही सब कुछ है। जैसे मैं कह रही ना, एक ही डगर थी, कहीं जाना तो था ही नहीं, तो बस उसी को सवारते चले गए, उसी को सवारते चले गए। ना उसमें फिर आपको कष्ट दिखा, ना आपको कुछ और कोई चीज दिखी, ना आपको किसी और से आप कंपैरिजन करते हो कि वो ऐसा है वो ऐसा। क्योंकि जब आप खुद में संतुष्ट हो ना, जब आपकी, जिसे कहते हैं ना, हमारा प्लेटर फुल है, हमारी जब थाली संपूर्ण रूप से भरी है, तो हम उसमें जब संतुष्ट हो जाते हैं, तो हम किसी से ना कंपैरिजन करते हैं, ना हमें लगता है कि वो अच्छा कर रहा है या हम बुरे कर रहे हैं या क्या। फिर तो आपको लगता है यही सब कुछ है, इसी के लिए मैं बनी हूँ, प्रकृति ने इसी के लिए मुझे बनाया है, इसी के लिए सब कुछ करा है, और जो पूरी कायनात भी मुझे यहीं पर ही लेकर आना चाहती है। तो मेरा इसमें इनपुट क्या है? मेरा इनपुट ये है कि मैं पूरी वफादारी से ये कोर्स करूँ, पूरी वफादारी से, पूरी सच्चाई से, पूरी मेहनत से, पूरी लगन। तो मुझे लगता है शायद कि मैं बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री में भी गोल्ड मेडलिस्ट रही,
फिर उसके MHRD जो हमारी MHRD है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, वो स्टूडेंट्स के लिए नेशनल स्कॉलरशिप निकालती है। फिर मैं वहां पे भी compete करा मैंने, तो वहां पे भी नेशनल स्कॉलरशिप लेकर आई मैं स्टूडेंट। बहुत सुंदर। तो हाँ, फिर उसके बाद तो जिसे कहते हैं ना कि ये सफर चल पड़ा, फिर तो गाड़ी चल पड़ी। फिर समझ भी आ गया कि गियर कहाँ है, क्लच कहाँ है और ब्रेक कहाँ है, फिर सब कुछ समझ आ गया। फिर उसके बाद गाड़ी मेरी शुरू हो गई। फिर धीरे धीरे आप इसमें हमें टीचिंग की टीचिंग की तरफ, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी रहना है, प्रैक्टिकली भी रहना है। अब इसमें वही बैलेंस जो मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि हमेशा से इसमें बैलेंस रहे, ये एक ही तरफ ना रुझान रहे। तो पेरेंट्स के बदौलत मैं कहती हूँ कि ये मैंने टीचिंग लाइन जो है ये ज्वाइन करी, क्योंकि उन्होंने बोला देखिए आप एक बारी भर के तो देखिए, करके देखिए, आपको यकीनन पसंद आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता आएगा। और बैलेंस रखिए, दोनों प्रोफेशन में बैलेंस रखिए, और वाइस वर्सा होने वाला है। आप इसको नहीं छोड़ पाएंगी इसके लिए, और इसको नहीं छोड़ पाएंगी इसके लिए, यार बहुत बढ़िया तालमेल चलेगा। आ, सबने समझाया। फिर उसके बाद हमने एंट्रेंस वगैरह दिया, फिर उसके बाद इसमें लगे, दिल्ली स्कूल में लगे, फिर टीचिंग का सफर शुरू हो गया। फिर अब जिसे हम कहते हैं कि अब हम स्कूल जा रहे हैं और आर्टिस्ट भी हैं, दोनों ही काम सिमल्टेनियसली चल रहे हैं। मतलब वही जो मेरे पेरेंट्स कहते हैं कि इसके बिना तुम ये नहीं कर पाओगे और इसके बिना तुम ये नहीं कर पाओगे। अच्छा, सबसे मजेदार बात जो मुझे टीचिंग प्रोफेशन और अपने विजुअल आर्ट एज एन आर्टिस्ट प्रोफेशन में जो लगती है, वो ये है कि मुझे लगता है वो सभी को लगेगी कि जो आपकी हॉबी है, आपको उसके लिए पैसे मिल रहे हैं। दुनिया में इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। वो हो नहीं सकती। नहीं हो सकती। मान लीजिए किसी की हॉबी घूमना है, घूमना फिरना, और उसको आप पैसे दे रहे हैं और फ्री में घुमा रहे हैं, तो उसके लिए वो उससे अच्छी बात नहीं हो सकती है। तो ऐसे ही मुझे लगता है मेरे लिए भी, मेरा काम, मुझे ड्राइंग, पेंटिंग, बच्चों के साथ घुलना मिलना, बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ मस्ती करना, ये सब बातें बहुत अच्छी लगती हैं। तो मुझे लगता है कि इससे अच्छी तो कोई बात हो नहीं सकती। एट द एंड ऑफ द डे कभी कभी मैं बहुत बार बोलती हूँ, दे आर बिल्कुल पेइंग फॉर बिल्कुल। माय हॉबी। एब्सोल्युटली। हाँ। अगर अब अगर बच्चों के साथ भी मुझे कोई उतना आदमी मजा आता है जितना अपनी मुझे हॉबी अपने को काम के साथ प्रोफेशन में मजा बदल। आता है। दोनों ही काम के साथ मुझे अपना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग मुझे लगता है। बच्चों के साथ भी, बच्चे आप में एनर्जी क्रिएट करते हैं और उनमें बचपना है, तो वो एनर्जी आपको, वो ऑरा आपको टच करता है, आपको कहीं ना कहीं वो चीज आप में झलकी ही झलकेगी। जैसे कहते हैं ना, जिन लोगों के साथ आप ज्यादा उठते बैठते हो, आप वैसे ही बन जाते हो। तो आप जैसे बच्चों के साथ उठते बैठते हो, तो वो एनर्जी, स्पॉन्टेनियस एनर्जी ऐसे ऐसे चलती रहती है, नॉन स्टॉप एनर्जी चलती रहती है बच्चों की। क्या बात, क्या बात, बहुत सुंदर। हाँ जी, तो वो मुझे लगता है मुझे भी बहुत ज्यादा जरूरत है उस एनर्जी की। तो एनर्जी बच्चों से कैसे आते हैं, बच्चों से करके आते हैं, और फिर उसके बाद काम में लगाते हैं। शाम को हम काम करते हैं। आजकल मैं ड्राइंग्स कर रही हूँ। ड्राइंग्स स्पेशली ब्रेल के ऊपर कर रही हूँ। मैंने एक नया ब्रेल, जो हमारा ब्रेल पेपर होता है, जो हमारे जिसे कहते हैं स्पेशल स्पेशल जो होते हैं, वो विजुअली ब्लाइंड इम्पेयर्ड कहते हैं, तो उनको पढ़ने के लिए ब्रेल जी। इस्तेमाल होता है। उस पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो हालांकि किसी ने पूछा भी था कि आप ब्रेल क्यों यूज कर रहे हैं, कोई और पेपर, या और भी आर्ट में तो बहुत महंगे पेपर आते हैं और ऐसा, तो आप वो क्यों use करते हैं? तो मुझे ब्रेल जब मैंने पहली बार देखी, तो इसके साथ मेरा बहुत ही अच्छा कनेक्शन था ब्रेल पेपर के साथ, क्योंकि हम ब्रेल को देखते नहीं हैं, हम उसको छूते हैं, महसूस महसूस करते कर। हैं और फिर समझते हैं। तो मैंने बोला अरे यार, तो मैं ड्राइंग करती हूँ, ये भी तो मैं फील करती हूँ। उसको मतलब मैं चाहती हूँ कि व्यूअर उसको सिर्फ देखे और चले जाए नहीं, उसको महसूस करे, उसको फील करे और उसको समझे। तो मुझे ब्रेल पेपर इतना ज्यादा, मतलब जिसे कहते हैं अट्रैक्ट कर गया, पहली बार में अट्रैक्ट कर गया। हालांकि बहुत ही सिंपल पेपर होता है, पेपर की कोई बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं होती है, बट वो ब्रेल में जो उतार चढ़ाव, जो उसमें छोटे छोटे पोर्स और शेड बने होते हैं, वो बहुत ही मेरे ड्राइंग के साथ कंपैटिबिलिटी है। अब जो जिसे कह रहे हैं अब बैलेंस करना, अब यहाँ पे अपनी ड्राइंग को और दोनों पेपर्स को, दोनों ड्राइंग को
बैलेंस करते हुए चलती हूँ कि कहाँ पे किधर क्या लिखना है, कैसे करना है। बहुत बढ़िया। और कुछ आपके ड्राइंग जरूर अपनी हाँ, शेयर आपके करना ड्राइंग चाहूंगी आप, आपके साथ। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपके जो ड्राइंग है वो अगर आप दिखाएंगे। और हाँ हेमंत दा भी जी, आ गए, हमारे जो विशेषज्ञ टिप्पणीकार एक और है, विशेषज्ञ संयोजक जो है, संचालक हैं, हेमंत दा भी आज आ गए हैं। और बड़ी सुंदर फोटो लगा रखी है आपने पीछे अपनी, हेमंत दा। ये मेरे गांव की है। अच्छा अच्छा, गांव की है ये, आपका गांव गांव की है ये? जी, मेरा खुरपाताल मेरा गांव है ना। अरे वाह वाह, फिर तो आना पड़ेगा वहां पे एक दिन। बिल्कुल आइएगा। जी जी। वाकई में हाँ बहुत सखी सुंदर जी है। आप, हम दिल्ली वालों को तो वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। आइएगा मैम, बिल्कुल आइएगा। अच्छा, ये दो ड्राइंग मैं शेयर करूंगी। जी जी देखिए, जी। एक ड्राइंग आप देखेंगे, ये हाँ ब्रेल के ऊपर है। पहले तो मैं ये टेक्सचर दिखाना चाहूंगी आप लोगों को। इसका टोटली रफ टेक्सचर है, जी, जिसे हम कहते हैं ना ब्रेल वाला थोड़ा सीधा पेपर है। रखिएगा जरा, हाँ, तो ये थोड़ा। टेक्सचर, अच्छा और अच्छा अच्छा, ये हाँ, वो टेक्सचर दिखा ये रही थी। और अभी 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 बहुत बढ़िया है ना, अभी ठीक है। हाँ अभी बहुत बढ़िया है, ये बिल्कुल साफ दिख ठीक रहा है, है। ठीक है। जी ये वाली पेंटिंग है। इस पेंटिंग ड्राइंग का नाम है ड्रेन्ड। ड्रेन्ड मतलब जैसे ड्रेन हो जाते हैं ना, हम कई बार बोलते हैं ड्रेन हो गए। अच्छा थक गए, मतलब आप एकदम चूर चूर हो गए, ड्रेन हो गए। तो ये टोटली जैसे बेसिकली क्योंकि आप वुमेन आर्टिस्ट हैं, आप थोड़े बहुत आपके दिमाग में आप प्रकृति वो चलाती है आपके दिमाग में, वो तो होता ही है। प्रकृति में ऐसे बनाया है कि कई बार आप एकदम, आपको लगता है कि बस अब बहुत हो चुका, अब तो आप जी। ड्रेन हो, अब खत्म है, अब सब कुछ खत्म है, वो वाली कहानी। तो ये टोटली हम्म। जब आप एकदम हताश हो जाते हैं, ड्रेन हो जाते हैं, मतलब। और शूज आप देखेंगे, बहुत ही प्रोफेशनल शूज दिखाए हैं। मतलब हम्म। इतने टाइट शूज में तो कोई भी कंफर्टेबल नहीं फील करता। मतलब ऐसी अनकंफर्टेबल परिस्थितियां जी। जिसमें आप थक गए हैं, हम्म। बेसिकली ये वो है। और इसी के साथ जी। मैंने एक और सीरीज करी थी, सेम ऐसी ही सीरीज है ये भी। ये है टैंगल्ड। टैंगल्ड टेंगल्ड, मतलब उलझन, उलझे हुए हैं आपस में। उलझन में आपस में है। जी जी। तो उधर माइक्रोफोन भी दिखाया है, वो आपस में बहुत उलझा हुआ है, वो भी बहुत परेशान। क्योंकि कभी भी आप ये निकालो, हेडफोन निकालो, वो हमेशा उलझा हुआ ही होता है। वो आज तक समझ नहीं आया मेरे, ऐसा क्यों होता है? वो हमेशा उलझा ही होता है, क्योंकि जब हम उसको वापस रखते हैं, मुझे लगता है हम बहुत ही उसको बुरी तरीके से रखते हैं। तो जी इसलिए जी। शायद से वो उलझा होता है। इसका मतलब हमें लगता है कि जब भी हम कोई परिस्थिति में हो, तो हमें उसको बहुत ही सफाई से देखना चाहिए। तो उसको सफाई, क्लैरिटी होनी चाहिए आपके सोच में, विचार में, और देखने के तरीके में। बहुत। तो मैं वही कह रही हूँ, क्योंकि वुमेन आर्टिस्ट है, तो मेरा काम तो मेरे आगे पीछे ही रहेगा और मुझसे ही निकलेगा। क्योंकि इसकी क्रिएटर मैं ही हूँ, तो मैं ही सृजन करूंगी। अब मैं सृजन करूंगी तो देखिए मैं आपको कहाँ पे ले आई हूँ। ये हमारा आपका तो आपका तो हाँ, ये फिलोसफर भी होना चाहिए। गैस का बर्नर है, देखिए। जी जी। हाँ जी, तो ये गैस गैस का बर्नर है, ये दिखाया गया है इसमें मैंने। और मुझे इसमें अगर लगा कि आप आप यूनिवर्स का, मुझे लगा कि ये यूनिवर्स कैसे बना वो दिखाना चाहती हैं आप। हाँ नहीं, मगर आप एकदम ठीक जगह जा रही हैं धीरे धीरे। क्योंकि अभी बातों में मैं दूसरा सेंटेंस वही जी। बोलने वाली थी। क्योंकि इसका अच्छा। टॉपिक जो है, टाइटल जो मैंने दिया है, वो है देवाग्नि। देवाग्नि जो होती है, वो होती है जंगल की ओ, आग, आग, जिसमें सब कुछ। दावाग्नि। हाँ, दावाग्नि जो होती है, उसमें सारे के सारे जंगल की आग जो होती है, उसमें सब कुछ भस्म हो जाता है, सब कुछ ठीक। खत्म हो जाता है। तो कई बार कुछ ऐसी परिस्थिति में होते हैं आप, तो आपको लगता है कि लाइफ में आप घुल गए हो। मतलब जैसे हम्म। शक्कर घुल जाती है दूध में, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। मतलब कोई जी नई जी चीज तो जी। जरूर बनी है, मगर आप भूल गए हो, आपने खुद का अस्तित्व खो दिया। तो कई लाइफ में कैसी कैसी आप चीजें आती हैं, चीजें देखते हैं, उससे आप रिलेट करते हैं। और फिर उसके बाद कैसे कैसे नए नए काम निकलते हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे ये वाले तो इंस्क्रिप्शन है, ये इंडस वैली की इंस्क्रिप्शन यूज करी है मैंने।
हाँ, इंडस वैली की इंस्क्रिप्शन क्योंकि कोई डिकोड नहीं कर पाया। जैसे कि हम इजिप्शियन जो है वो पिक्टोग्राफिक है, उसको हम डिकोड कर पाए हैं, उसको हम समझ पाए हैं। मगर जो जी हड़प्पा सिविलाइजेशन है और जी जो हमारे ये जो है मोहनजोदाड़ो है, उनमें जो उनकी जो भाषा है अभी तक हम सही रूप से उसको डिकोड नहीं कर पाए हैं। तो मुझे लगता है कि जी शायद हम खुद को भी ढंग से समझ नहीं पाए हैं, डिकोड नहीं कर पाए हैं। और यहीं से सब कुछ है, मतलब जिसे कहते हैं ना, चूल्हे से ही सब कुछ है, किचन से ही शुरुआत है ना सब कुछ। घर कहाँ से है? घर तो किचन से ही है, यहाँ पे किचन, तो वहीं से सब कुछ है और वहीं पर सब कुछ खत्म है। तीन तरह की अग्नि बताई गई हैं। एक दावाग्नि हो गई, दावाग्नि जो हाँ जंगल जी। की आग होती है, और दूसरी होती है जठराग्नि जो कि पेट की आग होती है। तो किचन से ही पेट की आग शांत होगी ना, किचन में आग लगेगी अरे तभी वाह, पेट की आग शांत होगी। और तीसरी अग्नि, बहुत खूब, बहुत तीसरी खूब। तीसरी अग्नि होती है जो समुद्र में अग्नि लगती है, जिसको बाणवाग्नि बोलते हैं। तीन तरह की अग्नि का वर्णन किया गया है शास्त्रों में हमारे, दावाग्नि, जी नहीं, जी जठराग्नि, नहीं, बड़वाग्नि। बहुगुणा जी, जी बहुगुणा जी, शब्दकोश जो है वो 33 नाम देता है अग्नियों के, वो 33। उसके अलग वो है सर, वो जो हाँ, जो मैं सॉरी, मैं मिस कर रहा हूँ, मैं मिस किया, मैंने, जो मेरा कनेक्शन जो टूट गया था। जो प्रचंड हो, जब हम लेकिन प्रचंड, नहीं नहीं सर, अग्नि वो मैं बता रहा हूँ, जो 32-33 नाम जो दिए गए हैं, थोड़ा विषय अंतर हो जाएगा। जी जी, बाकी अग्नियां शांत हो जाती हैं। ये तीन हाँ, अग्नियां एक बार भड़कती हैं। जैसे पेट की आग आज तक शांत नहीं हुई, जब से आदि मानव बना है, आज से आप और मैं जितने भी हम लोग हैं, फाइनली पेट की आग के लिए काम कर रहे हैं। तो पेट की जंगल आग की के लिए। आग, पेट की आग, समुद्र की आग क्या होती है? दे आर बेसिकली अनकंट्रोलेबल, और बियॉन्ड अनकंट्रोल। बियॉन्ड उनकी लिमिट नहीं है। तो इसलिए इन हम्म तीनों को हम्म विशेष स्थान दिया गया है। बाकी 32 तरह के बाकी जो अग्नियां हैं वो अलग हैं, वो बुझाई जा जी सकती जी हैं, जी, शांत की जा हाँ। सकती हैं। सखी जी, आपका हाँ परिचय शायद नहीं हुआ हमने। हमारे साथ वरिष्ठ जो विशेषज्ञ हैं, श्री हेमंत बिष्ट जी, वो नैनीताल से भी जुड़े हुए हैं, और बहुत ही ज्ञानमय आदमी हैं, और बहुत मतलब इनके आने से ऐसा लगता है कि प्रोग्राम की शोभा बढ़ गई है। इनका आप कभी अरे सर, ऐसा इनके नहीं इनके सर। कभी इनके कभी इनकी वार्ता को सुनिए तो ऐसा लगता है कि एक सरल सहज जो एक वो है, वो एक प्रबोध, एक मतलब एक रास्ता जो है वो हमें दिख गया है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। हेमंता, बहुत बहुत नमस्कार आपको। सर प्रणाम, प्रणाम सर। तो सगी जी, मेरे मन में मैं मिस कर गया, लेकिन हाँ 3-4 प्रश्न थे। यदि आपके जो आपने अपनी स्टोरी आप सुना रही थी उसमें मेरे को ये लगा कि आपने अलमारी को तो रंगा, अपने गवर्नमेंट क्वार्टर की कॉलोनी को, उसके साथ दीवारें भी रंगी, या सिर्फ वो अलमारी तक ही सीमित रहा, वहीं से आपका रुचि जो थी वो बढ़ती चली गई? नहीं नहीं, जरूर सर, वो बहुत रुचि बढ़ी है। और हाँ अब तो आप जिसे कहते हैं ना, वो सफर शुरू हो गया, अब तो वो मेरे साथ ही हाँ, चलेगा हमेशा हमेशा। जी 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 तो वो जी। वाली बात है। और अभी भी हम काम कर रहे हैं, फाइन आर्ट्स में काम कर रहे हैं, और एज ए टीचिंग भी काम कर रहे हैं। दोनों तरफ से ही काम कर रहे हैं, मतलब टीचिंग प्रोफेशन भी नहीं हम छोड़ पाएंगे, और ना ही हम फाइन आर्ट्स छोड़ पाएंगे। तो नहीं, दोनों बिल्कुल में ठीक वही बात है, टीचिंग। लगातार तालमेल बनाते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक जामिया में आपको एक विस्तृत फलक मिला, बिल्कुल ठीक कहा था आपके प्रोफेसर साहब ने। विस्तृत फलक जो उसमें मिला, वो एक स्कूल में एक सांस ली और एक विस्तृत। लेकिन स्कूल में जो ड्राइंग टीचर का कमरा होता है ना, वो इतना आकर्षक होता है, रंगों से भरा हुआ होता है, और उसमें तो आपको लगा होगा कि मेरा जीवन सफल हो गया, क्योंकि रंग से आप खेलती आई बचपन से, कल्पनाओं में खेल रही थी, रंगों में खेल रही थी, और वहां पे आप स्कूल में जो आपको पूरा चार्ज मिल गया ड्राइंग टीचर का, और उसके बाद फिर उससे पहले जामिया में, मतलब बीएफए में गोल्ड मेडल, एमएफए में गोल्ड मेडल। लगता नहीं है आपकी शक्ल देख के कि आप इतनी 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 एजेड हैं। मुझे लग रहा है कोई 11th-12th क्लास की कोई छात्रा आज हमें मुख्य वक्ता हमने चुन ली है। मैं आपको, आई एम नॉट, लेकिन जितने दिल्ली के कलाकार जितने आए थे, वो सब, वो यदि वो बुरा ना माने, उनको बहुत आदर सहित, लेकिन सब मतलब लग रहा था एज से हैं और एक्सपीरियंस हैं, लेकिन आपको देख के लगता नहीं है कि आपको इतना मतलब ओह, दैट यू आर सो नहीं, सो एक्सपीरियंस्ड। आप मैंने अच्छा, इसमें नहीं नहीं, आप मेरा काम देखेंगे तो उसमें आपको मैच्योरिटी नजर आ जाएगी कि हाँ, नहीं, काम बिल्कुल से नजर तो आएगी।
नहीं, मैच्योरिटी तो नजर आएगी, क्योंकि बीएफए एमएफए को आपने आपने उसको साबित भी करना है कि मैंने जो गोल्ड मेडल था, इट वाज नॉट ए फ्लूक, इट वाज रियली ए प्रैक्टिस। और मतलब ड्राइंग टीचर जो है, पेंटिंग वाला, कितना सोचता है, कितना समझता है, कितने, वो राष्ट्रपति भवन की जो रोड आपकी टीचर ने आपको कही, वो उसमें आपने कितने रंग भरे होंगे, ये सहज कल्पनीय है कि जरूर कैसे कैसे आपने किए। हाँ, तो हम, आप जरूर। शायद अपने काम में, जब तक मिस कर रहा था आपका शो कनेक्शन की वजह से, आप शायद बहुगुणा जी को और हाँ बिष्दा को आप वो दे रही थी, अपनी हाँ जी काम दिखाते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। हाँ जी हाँ जी, हम काम ही देख रहे थे। एक काम जी है जो बहुत ही मेरे दिल से जुड़ा हुआ है, मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगता है ये कार्य। इसको देखेंगे आप तो इसका टाइटल है तुम्हारी मेरी बातें। वाह, हाँ जी। तो इसमें आप वेरी गुड। अगर ध्यान से देखेंगे तो दो टी बैग्स हैं, मतलब टी बैग्स यूज करे हुए जी जी और जी जी जी। ये जो आपको सर्कल फॉर्म में जो दो चीजें दिख रही हैं, ये बेसिकली चाय के जो धब्बे जो पड़ कप का, जाते हैं ना। हम हाँ, ऊपर से देख रहे हैं कप को। नहीं कप नहीं है ये, काय जो चाय के सर्कल जो बीच में धब्बे जो पड़ जाते हैं, जिसका कभी आपने गौर करा हो मेज के ऊपर या ट्रे के हाँ ऊपर, तो हाँ ये वो हाँ। दिखी हुई जो चाय है, ओ, तो अच्छा। ये वो वैसे दिखाया गया है कि तुम्हारी मेरी बातें यूं ही चलती रहें। मतलब कहने का हाँ इसमें मतलब ये है कि जैसे चाय पे हम बैठकर हमने चाय भी पी ली, हमने टी बैग्स भी बाहर निकाल के रख लिए, हमारे चाय के जो है वो स्टेन्स भी बन गए, स्टेन्स धब्बे भी बन गए, और सब कुछ हो गया, और मगर हमारी और तुम्हारी बातें वो तो खत्म ही नहीं हो रही है। चाय पे चाय आप पिए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं। तीन तीन, वैसे तो बड़ी लंबी कविता है, लेकिन 3 लाइनें हैं कि आओ कभी जरूर पास जरूर। में, आओ कभी मिलो पास में, बैठेंगे चाय पियेंगे, तुम खामोशी से कहना हम चुपके से सुनेंगे। तो ये हाँ खामोशी से कोई क्या कह रहा है बात। और चुपके से कोई सुन रहा है। तो खामोशी कितना बंद है आपस में कि तुम खामोशी से कहना, हम चुपके से सुनेंगे। हम तो चुपके वही से आपकी सुनेंगे। आपकी आपकी चित्रकला में परिलक्षित है कि दो दो टी बैग्स हैं, दो प्रतिबिंब हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं, बात पे चर्चा चलती जा रही है। बहुत सुंदर। हाँ जी। हाँ, और मुझे आपकी ये लाइंस बहुत वाकई में भी बहुत अच्छी लगी। तुम खामोशी से कहना हम चुपके से सुनेंगे, वाकई में बहुत अच्छा बोला। इतना हाँ इतना इसमें गहराई है और इतना इसमें जिसे कहते हैं कुछ रूहानी से कह लीजिए या कुछ, मतलब अंदर मतलब हाँ। ऐसा लगता है कि इसको दोहराते रहिए, मन में दोहराते रहिए, और कुछ कहीं पर बस सोचते रहिए और मुस्कुराते रहिए। ऐसी लाइंस आपने बोली है कि बस उसको हाँ, एंजॉय कर पाते वो हैं। वो गुलाम अली की एक गजल गाई उन्होंने, गुलाम अली ने, आजा मेरे कोल, तेनू तकदा रवां ते तेनू तकदा रवां। मैं तो आपको देखता ही रहूं, आपको देखता ही रहूं। तो वो रुमानियत और वो रूहानियत जो है, वो इस लाइन में थी, तुम खामोशी से कहना हम चुपके से सुनेंगे। जी, आगे चलते हैं। हाँ जी। अच्छा, नेक्स्ट जो मेरा ये काम है, ये तो मैंने जैसे हम सभी लोग जो आजकल सेल्फी के बड़े ही शौकीन हो रखे हैं, आजकल जितने भी आप देखेंगे यूथ है, वो सिर्फ सेल्फी लेने में इतना बिजी रहता है कि हर छोटी बात पे सेल्फी ले लेता है। मगर उससे मुझे ऐसा लगता है कि जो एक ग्रुप फोटो का चार्म जो था, जो हमारे टाइम हम्म, में भी जो था ग्रुप फोटो का, तो वो हम्म, चार्म जो है वो खत्म हो गया। जैसे कि आप देखेंगे ना, सीलिंग में एक फैन अकेला ही घूमता है, उसके आजू बाजू कोई नहीं घूमता। वो बहुत बढ़िया, इंडिविजुअलिज्म जो है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। जी जो जी जी। फोन है ना, वो फोन जो है वो इंडिविजुअलिज्म ले आया है, मतलब सिर्फ सेल्फ ले आया है, सेल्फी। जी वो ग्रुप वाली बात रही नहीं, वो फोन वाली बात रही नहीं। अपना फोन डाला पॉकेट में, सामने लीड लगाए, और लोग अपने में ही मस्त है, अपनी दुनिया में ही है। तो वो बिल्कुल ठीक। इंडिविजुअलिज्म जो है, मुझे, मैं एक दिन लेटी हुई थी और मैं सोचने लगी इस फीलिंग को देखकर कि फैन बड़ा अकेला है, ये बहुत बोर रहता होगा। फिर मैंने बोला ये बोर नहीं रहता, ये अपने में ही मस्त रहता है। में मस्त रहता, मस्त मलंग है। फिर मैंने इस फैन को डेडिकेट करा उन लोगों के लिए जो लोग ये जो डिवाइस के जिसे कहते हैं ना एडिक्टेड हो गए, बेसिकली एडिक्टेड हो गए। इंडिविजुअलिज्म जो बहुत ज्यादा इनके अंदर आ गया है कि सिर्फ ही सिर्फ हम ही हम है। जी तो जी और जी। जो ग्रुप फोटोग्राफ्स और एक
परिवार से जुड़ने वाली बात थी, वो बहुत ही कम होती जा रही है, जो बेसिकली बहुत ही चैलेंजिंग भी है। एज अ पेरेंट बहुत चैलेंजिंग है, मतलब हमें बच्चों को किस हिसाब से डिवाइस से दूर रखना है और वो संतुलन कैसे बनाना है सबके साथ। तो वो हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग है, जो इस बारे में ज्यादा सोचती है। तो बाकी जो फैन है तो वो तो पराठेदार घूमे ही जा रहे हैं। तो आप जो काम कर रही हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट में ज्यादा कर रही हैं या कलर में ज्यादा कर रही हैं? नहीं, मुझे ब्लैक एंड व्हाइट कलर पता नहीं क्यों अपनी ओर बहुत ही ज्यादा आकर्षित करता है। ब्लैक एंड व्हाइट कलर मुझे ऐसा लगता है स्पष्ट है, जी, साफ है, मतलब साफ है। सच और झूठ, बीच का कुछ नहीं। क्योंकि जिनके जिनके माध्यम से हमने आपको आमंत्रित किया, श्री ललित पंत जी जो आपके पतिदेव के अच्छे मित्र हैं, हाँ जी, हाँ वो ललित पंत जी भी ब्लैक एंड, मुझे जहाँ तक याद आता है उनको जब शो में आए थे, हाँ, उन्होंने भी यही कहा था कि मैं ब्लैक एंड व्हाइट में ही काम करना पसंद करता हूँ। ठीक है, मतलब ब्लैक मुझे एंड लगता है कि ठीक है, बस ये जो कह गए ये कह गए, इन्हीं में सारे रंग हैं। जी जी, बिल्कुल ठीक। लेकिन जब आप अच्छा, स्कूल में हैं, जो टीचर, जो स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं, दे वुड लाइक टू लव, दे लव टू वर्क विद कलर्स रादर देन वर्किंग ऑन ब्लैक एंड व्हाइट। आप इसलिए करें क्योंकि आपने एक डिग्री हासिल की, आपने एक पढ़ाई हासिल की, आपने एक महारत हासिल की, तब आप ब्लैक एंड व्हाइट को आपने चुना। लेकिन बच्चे तो रंगों से खेलते हैं, बच्चों को तो आप वही तारे जमीन पे जैसे आमिर खान साहब पूरे रंग से हाँ भर जी, देते हैं कलर को, तो बच्चों स्कूल के की अनुभव ब्लैक एंड व्हाइट के नहीं होते होंगे। नहीं नहीं, स्कूल के अनुभव ब्लैक एंड व्हाइट के भी अगर होंगे तो वो बहुत ही कम होंगे, क्योंकि बच्चे पसंद नहीं करते ब्लैक एंड अच्छे व्हाइट में पसंद करना। है। जी जी जी। मैंने सारे कलर्स एक्सप्लोर कर लिए और फिर उसके बाद में संतुष्टि मेरी कहाँ पे हुई, ब्लैक एंड व्हाइट में। और बच्चों के साथ मुझे लगता है कि अभी उनकी एक्सप्लोर करने की उम्र है, तो मैं उन्हें सारे ही रंगों से खेलने का मौका देती हूँ। बहुत अच्छा। और एक बार की बात है, मैं क्लास ले रही थी और क्लास में डेमो देते हैं तो हम ऐसे करके ड्राइंग कर रहे हैं, और जो पूरी क्लास है वो मुझे 30-40 बच्चों की एक क्लास होती है, तो पूरे बच्चे जो लगभग ऐसे चारों तरफ से घेर के खड़े हैं। उसके बाद जो बेंचेस लगे हैं उनके ऊपर खड़े हैं, वो और ऊपर से ऐसे झांक रहे हैं, क्योंकि मैं डेमो दे रही थी, मैं सिखा रही थी। और मेरी प्रिंसिपल मैम राउंड से और उन्होंने आते बोला, अरे ये क्या हो रहा है। वो सारे बच्चे ऐसे हटे, मैं निकली, ऐसे करा, ओके ओके डेमो इज गोइंग ऑन, ओके ओके सॉरी कंटिन्यू विद क्लास। बाद में वो ये कह कि पहली बार मुझे लगा कि इस क्लास में कितना कियोस है उतनी ही शांति, क्योंकि पूरी क्लास एक के ऊपर चढ़ के ऐसे ऐसे करके बैलेंस करके, कोई किसी ने एक पाँव रखा है, एक ही डेस्क पे 3 जने खड़े हुए हैं, एक चेयर पे 2 जने खड़े हुए हैं। वो इतना क्योटिक लग रहा था, वो सीन जो था, अगर उसकी फोटो खींचे तो ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ बहुत ही हुड़दंग बाजी सी हो रही है। तो वो इतना हुड़दंग बाजी सी हो रही थी, ऐसे दिखने में लग रहा था, मगर एकदम पिन ड्रॉप साइन। तो प्रिंसिपल कह रही ईयर में पहली बार वो चीजें एक साथ, तो वो कह रही सखी आज तो मजा आ गया तुम्हारी क्लास देखकर। बहुत अच्छा। तो ये मेरा टीचिंग का एक्सपीरियंस है छोटा, जो आप करते रहते हो आपको नहीं पता लगता, मगर कई बार सामने जो होते हैं वो आपको बताते हैं कि देखिए आप ऐसे करते हैं और आप ऐसे पढ़ाते हैं, और आपकी क्लास में जितना इनडिसिप्लिन है उतना ही डिसिप्लिन भी है। जी जी जी। तो एक आखिरी काम जो है अपना, मुझे ऐसा लगता है कोरोना टाइम पे मैंने काम करा है, वो मैं शेयर करना चाहूंगी जी। हाँ, ये मुझे एकदम स्पष्ट समझ में आ गया था, बहुत अच्छा लगा ये। आप बहुत ही सिंपल वर्क है। हाँ हाँ। और मतलब ये है कि वी शुड ओवरकम, मतलब हम तो इस मुसीबत से जो हम लोग ना, जो जिसे कहते हैं प्रकृति है, वो कहीं ना कहीं से रास्ता ढूंढ लेती है। जैसे आप देखेंगे कंक्रीट से भी का पौधा निकल आता है, या हरी घास अंकुरित हो जाती है।
जी तो जो जीवन है वो अपने कहीं ना कहीं रास्ता ढूंढ लेता है, चाहे उसके ऊपर कितनी भी बड़ी आपदा आ जाए, कितना भी कुछ आ जाए। ये तो प्रकृति का नियम है, वो सर्कल है, वो चलेगा, वो खत्म होगा, फिर वो दोबारा से शुरू होगा। तो ये मास दिखाया है, और मास में दिखाया है कि अंकुरित हो गया है, जो पौधे हैं वो अंकुरित हो गए हैं। मतलब होपफुल लाइफ, मतलब हम लोग आपके अपने आप ही कहीं आपके कहीं ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। आपके फादर ने वो कविता सुनी, अमिताभ बच्चन जी ने गाई है, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा, ये वक्त है हाँ जी, मुश्किल जरूर। गुजर। मुश्किल तो वही गुजर आपने जाएगा, दिखाया है, बिल्कुल। गुजर जाएगा, जीवन फिर से शुरू होगा। बहुत ही सुंदर कविता है वो, वाकई में बहुत ही प्यारी कविता है, बहुत ही पॉजिटिव है। और बहुत ही पॉजिटिव। मुझे अपना ये काम भी देखकर लगता है कि हाँ, ये वाला काम मुझे बहुत ही अपना पॉजिटिव लगता है, जो कोरोना काल में मैंने किया स्पेशली। बहुत अच्छा। क्योंकि आर्टिस्ट जो होते हैं उसको सब चीजें छूती जरूर है, जिस चीजों से वो ज्यादा हो जाता है उनको वो अंदर रख नहीं पाता। आपको तो किससे वो प्रेरणा हेमंत दा मिलती कब से सुन रहे हैं? नहीं, मैं एक थोड़ा सा कि मैं एक चीज पूछना चाह रहा था। जो ड्रेन वाली आपकी पेंटिंग है, जिसमें दो शू आपने दिखा रखे हैं, तो उसके आगे फिर एक राउंड सा कुछ बना है, वो क्या इंटरप्रेट कर रहा है? वो बेसिकली वो ड्रेनेज ही है, अच्छा ड्रेनेज ही है। अच्छा कि मतलब अच्छा आप अच्छा ड्रेन अच्छा। हो के इसी के अंदर जा रहे हैं, वो ड्रेन ही है, जैसे इसी के हमारे अंदर वॉशरूम जा रहे हैं, हाँ, में। यही मैं बिल्कुल यही समझा था कि उसके हाँ बाद जी, हाँ जी, जैसे वो, वही हाँ, वही। उसी ड्रेन में पहुंच रहा है। जी हाँ जी, जी, बिल्कुल मैं वो ठीक ड्रेन। समझा फिर। कई बार आप वाकई में चूर चूर हो जाते हो और आपको लगता है कि आप थोड़ी देर के लिए ड्रेन हो जाओ कहीं पर, जिसे और कहते हैं ना, वहीं वो पर टाइम होता आउट है, टाइम। बिल्कुल। बहुत अच्छा। और जो आपने ब्लैक एंड व्हाइट कहा, वो आपके गारमेंट्स में भी दिख रहा है मैम, बिल्कुल आपको ब्लैक एंड व्हाइट पसंद आप वो आज तो सच बताएं तो टोटली कोइंसिडेंटल हो गया है। अच्छा, मुझे बाद में ध्यान आया जब मैंने ब्लैक एंड व्हाइट पहनना शुरू करा, तो मुझे अपनी स्क्रीन को देखकर ध्यान आया कि वो आज तो मैंने भी ब्लैक एंड व्हाइट पहने हो। राइट राइट राइट। नहीं, वो अचेतन मन में कहीं होता है मैम। हाँ आपको जो कुछ पसंद होगा आप ले लेंगे, वो अचेतन मन में होता है वो। जी, सही कहा है, सबकॉन्शियस जब माइंड से आप वही आप उठाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जी मैम। जी। मैंने तो जब मैं आया, एंटर हुआ, मुझे लगा कोई क्लास 9th या 8th की बच्ची अभी बैठी है, और फिर उसके बाद कलाकार हमारी बाद में आएंगी। हाँ बिल्कुल। नहीं, मुझे तो टीचिंग प्रोफेशन की अभी 10 साल हो गए हैं। माय बिल्कुल, गॉड। टीचर को तो हमेशा बच्चा बना रहना चाहिए मैम, बिल्कुल। क्योंकि मैं आप बच्चों द से घिरी बेस्ट हूँ। टीचर हैं। सखी जी, बिल्कुल बिल्कुल मैम, द बेस्ट टीचर। और बच्चे आपको बहुत लाइक करते होंगे, ये मेरा अनुभव है। मैं यही आपकी पूछना चाहता बातचीत था मैं को। कि सखी जी, हाँ जी, आपने वो पिक्चर देखी है, मुन्ना मुन्ना भाई एमबीबीएस फिल्म देखी है आपने? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो देखिए। उसमें जो हमारे मुन्ना भाई जब क्लासरूम में एंटर करते हैं, वो तो स्टूडेंट रहते हैं, तो लोग समझते हैं प्रोफेसर साहब आए, लोग सब कहते हैं गुड मॉर्निंग सर। वो जाके बैठ जाता है। ऐसा कि आप क्लास में पढ़ाने हो और शायद उनका नेट गया अभी। हाँ, इसमें मुझे लग रहा है कि कुछ शायद। इसका रिवर्सल आपके साथ हुआ होगा शायद, जो मुन्ना भाई एमबीबीएस में जो संजय दत्त के साथ हुआ कि लोगों ने उसको प्रोफेसर समझा, तो आपके साथ इसका रिवर्सल हुआ होगा। मेरे ख्याल है कि आप क्लास में गई होंगी, बच्चों ने सोचा होगा ये कौन सी स्टूडेंट आ गई, विदाउट ड्रेस आ गई है आज। ऐसा तो नहीं हुआ कभी? नहीं नहीं, जरूर ऐसा बहुत बहुत एक्सपीरियंस हुए हैं, फिर वाकई में एक्सपीरियंस हुए हैं, आप एकदम ठीक कह रहे हैं। एक बार मैं जो हमारे दिल्ली के ही जो डाइट है, जहाँ पे टीचिंग ट्रेनिंग होती है, टीचर्स की जो ट्रेनिंग होती है, वहीं पर मैं आर्ट एजुकेशन लेक्चर्स लेने गई थी। तो वहां पे जब भी जाती हूँ तो जो लड़के होते हैं वो तो सब मुझसे इतने इतने लंबे लंबे होते हैं, और लड़कियां होती हैं वो भी लगभग वो मेरे बराबर की लगती हैं। अब जैसे मैं घुसती हूँ तो वो बड़े कंफ्यूज से होते हैं। तो मगर मुझे जो गुड मॉर्निंग होता है तो वो मुझे बहुत ही जोर से, थोड़ा सा रौबदार बोलना पड़ता है। उसके बाद तो मैं एकदम ऐसी हो जाती हूँ जैसे कूल सी और आराम से, क्योंकि मुझे पता है बच्चों को वही टीचर पसंद है।
जो उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट दे, एक फ्रेंडली बिल्कुल एनवायरनमेंट। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत मगर सही, गवर्नमेंट तो किसी भी उसमें जाऊंगी तो गुड मॉर्निंग तो मुझे बहुत ही जोर से बोलना पड़ता है, गुड मॉर्निंग क्लास, तो पूरा ऐसे करके जोर से बोलना पड़ता है। जिसे कहते हैं ना कि ट्रेलर जो है वो थोड़ा सा आप खतरनाक दिखा दो अपना, क्लास सेट हो जाती है। जी बहुत बढ़िया। तो आप क्या सोचती हैं सखी जी कि आर्ट का एजुकेशन में क्या प्रभाव है, क्यों आर्ट इज इम्पोर्टेंट इन एजुकेशन? हाँ, तो मुझे लगता है कि एजुकेशन ही नहीं, हर जगह ही बहुत इम्पोर्टेंट है। आर्ट तो वाह। मतलब ऐसा नहीं है क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूँ तो मेरे अंदर ही है, ऐसा नहीं है। आर्ट जो है वो तो सबके अंदर है, लाइक आपके अंदर, हमारे अंदर, हर चीज के अंदर। तो वो एक अभिन्न नहीं है, अलग तो हो ही नहीं सकता। और एजुकेशन से तो बिल्कुल भी अलग हो ही नहीं सकता। उसकी एजुकेशन में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस है आर्ट की, क्योंकि कुछ भी आएगा, कला एक माध्यम है जो उसके थ्रू आ रहा है। क्योंकि हम जैसे सिंपल सा आप साइंस ले लो, मैथ्स ले लो या कुछ भी ले ले, तो कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो कला से अनछुई हो। जैसे कि अगर बिल्कुल हम ठीक। ए बी सी डी अल्फाबेट्स को ही देखें तो टेक्निकली वो देखे जाए वो क्या है, वो एक डिजाइन ही तो है। अगर बिल्कुल हम सही ए कह की रहे हैं। बात करें क्या है, एक डिजाइन जिसको हमने नाम दे दिया ए, है ना। अब ऐसा ही हर तरफ है, ऐसे ही साइंस में भी है, ऐसा ही आपके सोशल में भी है। बिना आर्ट के तो कुछ भी नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है। जैसे कि हम बिल्कुल अगर सही। पुरानी सिविलाइजेशन में भी जाएंगे तो वहां पे भी आर्ट, हम कौन सी सिविलाइजेशन को ज्यादा एडवांस मानते हैं, जहाँ पे कला ज्यादा हुई है। जैसे कि हम इंडस वैली को इसलिए अच्छा मानते हैं क्योंकि वहां पे पॉटर्स क्ले और ये सब मिला है, वहां पे स्कल्पचर्स मिले हैं, मूर्तियां मिली हुई हैं। तो वहां पे जब, क्योंकि हम कहते हैं रोटी कपड़ा मकान, जब ये तीन बेसिक चीजें पूरी हो जाती हैं तब इंसान जो है वो कला की तरफ उसका रुझान होता है, सिविलाइजेशन का रुझान होता है। तो वहां वो एडवांस क्यों हो गई, क्योंकि उसकी बेसिक नीड कंप्लीट हो गई। तो हम जहाँ पे आर्ट, जिस एरा में आर्ट सबसे ज्यादा हुई है, उसका मतलब वो गोल्डन एरा रहा। जैसे हम सही कह रहे हैं। मुगल काल को हमेशा हम गोल्डन एरा मानते हैं, क्योंकि सबसे अच्छा आर्किटेक्चर उस टाइम रहा है। या जी उससे पहले जो भक्ति मूवमेंट हुआ था उसमें सबसे अच्छे हमारी वो पोएम्स और क्या बोलते हैं, छंद व्यंग ये सब लिखे गए थे। तो वैसे ही तो जैसे जैसे मूवमेंट बढ़ता है वैसे वैसे कला अपने साथ, कला तो एक लैंग्वेज है, उसको तो आप हम छोड़ ही नहीं सकते हैं। जैसे हम कहते हैं साइन लैंग्वेज, कला भी एक तरह की एक लैंग्वेज है जो निरंतर हमारे साथ ही चलती रहेगी, बदलती रहेगी, उसके ऑप्शंस अपने बदलते रहने के, मगर हमेशा जी चलती रहेगी। मैम जी मैं जी। डीएन भट्ट जी की एक बात करना चाहता हूँ। अचानक वो हर आर्टिस्ट से एक प्रश्न पूछते हैं, चाहे वो, अगर वो कवि आए, चाहे वो आर्टिस्ट आए, कोई भी आए, एक प्रश्न वो जरूर पूछते हैं कि आपको अपने लाइफ की सबसे अच्छी पेंटिंग अभी तक कौन सी लगी। वो जरूर पूछते हैं, तो मैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसलिए पूछ रहा अच्छा, लाइफ की सबसे अच्छी पेंटिंग हूँ अभी तक। मुझे ये तो बहुत ही, वैसे सच बताऊं तो बहुत ही मुश्किल सवाल है। जी क्योंकि कोई एक पेंटिंग आपको नहीं दिखा, मतलब आपको जाहिर नहीं कर सकती, क्योंकि पेंटिंग के साथ होता है हर एक डिफरेंट इमोशन जो है आपका जुड़ा हुआ है। अभी मैं बिल्कुल किस इमोशन में हूँ, मुझे उस तरह की इमोशन वाली पेंटिंग अच्छी लगेगी। कि मुझे हुसैन साहब की अच्छी लगेगी, रजा की अच्छी लगेंगी, या अंजलि एना मनन की अच्छी लगेंगी। मतलब वो तो एकदम मूड के साथ आपकी पेंटिंग जो है वो स्विच होती रहती है। तो कभी भी एक पेंटिंग मुझे नहीं लगता शायद किसी को और अच्छी अगर लगती अगर है। हम यही प्रश्न आपकी अपनी पेंटिंग्स में लाएं तो मैं अच्छा, आपकी अपनी पेंटिंग आपके आपके में, द्वारा बनाई हुई पेंटिंग में लाएं तो अच्छा मेरे द्वारा जो सबसे अच्छी आपने ड्रॉ पेंटिंग की। लेटेस्ट, हाँ लेटेस्ट मैंने एक अपनी पेंटिंग करी है, मैं वो दिखा देती हूँ आपको। पेंटिंग नहीं है, ड्राइंग ही है। हम्म। ये दिखाती हूँ और आप इसको थोड़ा सा समझेंगे तो मुझे लगता है कि आपको बस भी समझ ये मैंने, आएगी हाँ, ये। आज मैंने व्हाट्सएप में भी देखा, सर ने भेजी हाँ थी ये। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल तो एग्जैक्ट ये, जिसका जिक्र हम लोग कर रहे थे, मैं और बहुगुणा सर, वही पेंटिंग आ गई मैम, इत्तेफाक। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। जी मैम, ये क्या डिनोट कर रहा, क्या ये एक्सप्रेस?
ये बेसिकली सेफ्टी पिन दिखाए हैं हाथ में। तो सेफ्टी पिन किस चीज के लिए होता है? सेफ्टी पिन होता है सेफ्टी के लिए। जी। मगर अगर आप ध्यान से सेफ्टी पिन को देखेंगे तो ये सेफ्टी पिन आप ही की जो बॉडी है उसी का जो हथेली है, हथेली में ही सिला हुआ है। कई बार लाइफ की ऐसी परिस्थिति हो जाती है ना, मतलब जो आपको लगता है कि ये सबसे सेफ जोन है आपका, वही आपके लिए सबसे ज्यादा हॉरर जोन हो जाता है, या सबसे ज्यादा मतलब कल्पना नहीं कर सकते आप उसके बारे में। तो मतलब कैसे आपकी जो सेफ्टी पिन है वो आप ही का नुकसान कर रही है, कहने का ये कि लाइफ की सिचुएशन कितनी चैलेंजिंग है ना, लाइफ कितनी हर पल बदलती रहती है, हर पल कुछ नया सिखाती है जिंदगी। तो इससे भी हमें कुछ सीखने को मिलता है कि हम सोचते हैं कि हम एक कंफर्टेबल जोन में रहे हमेशा, नहीं नहीं हम तो यही करेंगे, हम तो बहुत कंफर्टेबल हैं, हम लाइफ से आगे कई बार नहीं बढ़ पाते, जैसे खूब मंडूक बन के रह जाती हैं, वो वाली परिस्थिति हो जाती है कई बार। सही हमें कहा वो आपने। सेफ लगता है, हमें वो सेफ लगता है इसलिए हम वहां रहते हैं। बात वो नहीं है, बात ये कि जिंदगी बहुत बड़ी है, उसको एक्सप्लोर करना चाहिए, उसको उससे बढ़कर कुछ और आगे करना चाहिए। लाइफ अपने में बहुत बड़ी है, मतलब हमें उस सेफ्टी को पकड़ के नहीं रखना चाहिए अपनी लाइफ में हमेशा। ये मुझे अपनी पेंटिंग वाकई में मुझे चैलेंजिंग पेंटिंग में से मैं कहती हूँ चैलेंजिंग पेंटिंग है मेरे लिए, कि हमें लाइफ में हमेशा चैलेंज लेना चाहिए और बहुत ही ज्यादा सेफ जोन में भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि सेफ्टी ही कई बार आपकी जो बेड़ियां होती है ना वही बन जाती है, जो पैरों की बेड़ियां होती है। जो इस थॉट को दिखाने के लिए मैम आपने मतलब सब्जेक्ट जबरदस्त चुने हैं ना, बहुत सुंदर लगा आपने टूल्स भी जबरदस्त चुने हैं उसके लिए। जी हाँ हाँ, नहीं ये तो मेरी ड्राइंग की खासियत है कि कुछ भी चीज को दिखाना होता है तो मैं ऑब्जेक्टिव जिसे कहते हैं सिंबॉलिक, हाँ सिंबल, वो जबरदस्त बिल्कुल तो वो उसमें सिंबॉलिक महारत दिखाती हूँ मैं। और मुझे लगता है बहुत क्योंकि सुंदर है। हम हमारी सिविलाइजेशन भी बहुत पुरानी है, इंडियन सिविलाइजेशन पुरानी है। जैसे हम जो सिंदूर है एकदम यहाँ पे एकदम बीच में भरते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबकी निगाह जी जरूर जाती है, सबकी नजर जरूर जाती है, तो खुद को मार्क बहुत करने के लिए सुंदर। कि मैं मैरिड वुमेन हूँ, तो वो भी एक सिंबॉलिक चिन्ह है। मतलब हमारे कल्चर में ही सिंबोलिज्म की बहुत बड़ी खासियत है। क्या बात। अगर हम तो वो हर एक छोटी छोटी चीजें जो सिंबॉलिक हैं उसी को आप लेकर आगे चलो और इंडियन कल्चर और उससे भी जुड़े रहो। अब जैसे कि ये एक और था मेरा, ये भी लॉकडाउन के टाइम का है। When life give you lemon, make lemonade. जब जिंदगी आपको नींबू दे तो नींबू पानी बनाइए। हाँ जी बिल्कुल। तो इसमें मैंने दो हाथ दिखाए हैं। तो एक है लॉकडाउन से, मतलब घर की चाबी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, लॉक तो कर नहीं सकते ना, क्योंकि आप 24 घंटे घर में हैं, उससे बाहर तो गए ना जा सकते हैं। और रही बात इसकी रिमोट की, मैंने कि आप वर्चुअली दुनिया से जुड़े, वर्चुअली आप दुनिया से, मतलब स्क्रीन जैसे आज आप और मैं बस क्या बात है। अब तो ये सवाल ये सारा है ना, बिल्कुल इसको प्रकट करने के लिए कलाकार ने क्या चुना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये कला के शिल्प के साथ आपका मानसिक स्तर भी गजब दिखाता है। जी मेंटल स्टेटस लग नहीं रहा है, कितनी छोटी चुलबुली बच्ची इतनी बड़ी बात हमारे सामने कह रही है, और वो भी पेंटिंग्स के दार्शनिकों वाली बात कर रही है सखी, जो बात कर रही है दार्शनिक, जैसे बड़े फिलोसफर बात करते हैं कई बार, है ना। तो कलाकार तो बहुत बड़ा है ना, बाहर से उसका हाँ जो पैकेट है वो बहुत छोटा है, भले ही चुलबुली बच्ची का है, लेकिन अंदर से तो बहुत बड़ा कलाकार है। वाह बहुत सुंदर पैकेट। A mature soul is trapped in a बिल्कुल रैपर बहुत बिल्कुल बच्चा है। तो मैम शायद हमारे दो जी अब अभी तक आपकी जो वो हाँ दिखाते रहिएगा मैम। जी 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 मैम ये दिखाना चाहूंगी। ये रिदम ऑफ क्रिएशन दिखाया है, रिदम ऑफ क्रिएशन। रिदम इसलिए क्योंकि आप देखेंगे हेडफोन दिखाए हैं इधर, और इधर जो है कॉर्नर में मैंने वो दिखाया है जिसे कहते हैं म्यूजिक प्लेयर दिखाया है। और अगर आप देखेंगे तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंट है ओवरी का और स्पर्म्स का। स्पर्म्स का बिल्कुल हाँ।
तो वो रिदम ऑफ क्रिएशन, कि उसमें जो उसमें बिल्कुल रिदम है, उसमें नेचर जो है, प्रकृति जो है, उसकी एक अपनी धुन है, उसकी बिगनिंग है, रिदम ऑफ बिगनिंग जो है वो तो हर मतलब उसको आप सिंबॉलिकली कैसे दिखा सकते हैं? सबसे मतलब ये हाँ है कि देखिए आप सिर्फ बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है जो व्यूअर इसको या कोई और जैसे कोई भी देखे, मतलब जरूरी नहीं है जिसने फाइन आर्ट्स कर रखा हो या नहीं कर रखा हो, या जिसको रुचि हो या नहीं रुचि हो, मतलब जो भी देखे वो एक सिंबॉलिक भाषा हो। फाइन आर्ट्स मेरे लिए मतलब विजुअल आर्ट, ड्राइंग, पेंटिंग मेरे लिए सिर्फ एक ये है कि वो एक विजुअल भाषा है, और वो एक माध्यम है कुछ कहने का, और वो अगर सामने वाले को समझ नहीं आएगी तो उसमें मेरी कमी है, क्योंकि मैं उसको ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ। मुझे मतलब ऐसा लगता है कि अगर आप कोई बात ये, कहना हाँ चाहते हैं। बिल्कुल, ये तो कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ आप दिखा रही हैं स्पर्म्स और ओवम से, बिल्कुल। कि जीवन की अविरलता आप दिखा रही हैं, बहुत बड़ी बात है। मतलब जीवन गतिमान और सृष्टि का क्रम दिखा रही हैं। जी और हाँ, जी हाँ। इतने छोटे प्रतिमान और प्रतीक लेकर, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ वही, बस मतलब मेन ये है कि सिंबॉलिक, आप सिंबॉलिकली कैसे जा सकते हैं बहुत बढ़िया वो। है जी। क्या इसमें बात मेरा है, एक और और दिखाए हम। देखेंगे। जी, अच्छा। क्या बात है। इसमें इसका, हाँ इसका टाइटल आप बोलेंगे तो ये है, व्हाट्स इन डिनर, कि खाने में क्या अच्छा, है। क्या है। तो ये थोड़ा सा सरकास्टिक सा है, मतलब कि जी। कुछ काम जो है कई बार सरकास्टिक होते हैं, कई बार आपको मूड स्विंग होता है, आपको मन हम्म। करता मैंने है कि खाने में क्या है, खाने में यही है आज। मैंने जब अपने इस फोटो को देखा था, जब आपने दिन में भेजी थी ये, तो जब दिन में मैंने इस फोटो को देखा, तो मुझे अपने दादाजी, नाना जी की, दादी की और माँ जी की याद आ गई। वो उनके नकली दांत हुआ करते थे, तो हमेशा खाने के बाद में धो धा के उनको साइड में रख दिया करते थे। तो मुझे उनकी याद आ गई थी इनको देख करके। कभी कभी आदमी मैम कविता भी इसी तरह की लिख लेता है। कभी हाँ, कभी वो कहानी भी इस तरह की लिख लेता है ना। वो मूड है, और ये भी अच्छा है। कभी कभी अनायास इस तरह की चीजें दिमाग में आती हैं। ये भी एक भाग है कला का, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जरूर जरूर जरूर। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के आज सखी जी। और 1 घंटे का समय कब गुजर गया हमें पता ही नहीं चला। और हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ एक बार दोबारा बैठें। और हेमंता हमारे बहुत अच्छे कवि भी हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उद्घोषक भी हैं। बहुत ही धीरे आराम से चीजों को व्याख्या करते हैं, बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इनका नाम है। और कविता भी बहुत अच्छी लिखते हैं। और जैसा कि आपने बताया कि आप बचपन में छोटी हुआ करती थी, तो ये एक संयोग की बात है कि हेमंत दा भी बचपन में बहुत छोटे हुआ करते थे। जो हेमंत दा, आप भी मेरे ख्याल है बचपन में आप भी छोटे थे। बिल्कुल। तो लेकिन मैम तो अभी भी छोटी हैं, मतलब ये तो एक करिश्मा है मैम जी। जी जी। और तो सखी जी, मैं जानना चाहता था कि आपके बचपन की कोई चीज आपको याद है, जो आपको क्लासरूम में पढ़ाते समय, या अपना जब आप कोई, सॉरी नेटवर्क चला गया, या जब आ आप गया। कोई चीज बनाती हैं, कोई आर्ट बनाती हैं, तो आपको बचपन की ऐसी कोई चीज याद है जो आज आपको प्रेरक के रूप में, मतलब मोटिवेटर के रूप में काम करते, अंतर्मन से काम करती हो आपको? कोई संस्मरण आपका जो आपको आप मोटिवेट करता है थ्रू आउट द लाइफ, ये पूछ रहे हैं आज सर। भी? नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि हम सबको यहाँ पे कुछ ना कुछ करने के लिए भेजा गया है। मुझे तो एक बिल्कुल। यही थॉट बार बार चैनलाइज करता है कि हमें कुछ ना कुछ करने के लिए यहाँ भेजा गया है, और अगर हम वो नहीं करेंगे तो हम अपनी लाइफ से, अपनी जिंदगी से, जिसे कहते हैं ना, 100% नहीं दे रहे हैं। सिर्फ सांस लेना और डेली रूटीन काम करना, सिर्फ वही लाइफ नहीं होता है। मतलब क्या बात। आपके लिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें कुछ ना कुछ निरंतर करना चाहिए लाइफ के लिए। अगर आपके पास ये प्राण जो है, ये इतना, आप देखेंगे ना पूरा शरीर में कितनी चीजें हो रही हैं इस टाइम, आप और मैं बात कर रहे हैं, हम सांस भी ले रहे हैं, एक तरफ हमारी पाचन क्रिया चल रही है, और इतना सारा ब्लड फ्लो हो रहा है बॉडी में, मतलब करिश्मा है। देखा जाए तो क्या बिल्कुल है, हम तो बिल्कुल बिल्कुल। करिश्मा ही है। तो इतनी सारी चीजें चल रही हैं, इतने हेमंत दा, सारे थॉट्स हैं एट ए टाइम, बोले जा रहे हैं, कभी आप बोलते हैं, हम बोलते हैं, फिर कुछ ना कुछ ऐसे
लिंक हो जाता है सर्किट की तरह, टिंग टिंग करके कोई बात निकल आ जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खुद में ही बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप इसके प्रति वफादार कब रहोगे, जब आप कुछ वाकई में कुछ करो। तो मुझे लगता है कि हेमंत, हमें हमेशा निरंतर कुछ ना जी कुछ करना चाहिए। जी जी सखी जिस भगवान। तो तरह ये से सखी जिस तरह से बहुत दार्शनिक तरीके से बड़े बड़ी गूढ़ बातों को रख रही है, मुझे लगता है कि जी आस्था चैनल पे भी इनका एक कार्यक्रम रोज होना चाहिए। आप हाँ बहुत बिल्कुल। दार्शनिक नहीं, मैं बहुत सीरियसली बता रहा हूँ, आप बहुत दार्शनिक बातें जो फिलोसफी से जुड़ी हुई है लाइफ की, चाहे वो हमारी भारत की फिलोसफी हो, या जिसको साउथ एशियन सिविलाइजेशन की फिलोसफी हो, या जो वेस्टर्न फिलोसफी हो, आपकी बहुत सारी बातें फिलोसफी से निकल रही हैं। जो यूनानी फिलोसफी, आप जब आप रोमन सभ्यता के बारे में पढ़ेंगी, या यूनानी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, या हिंदुस्तानी सभ्यता के बारे में आप जानती होंगी, तो बहुत सारी बातें आपको कह रही हैं कि जो हमारे दार्शनिक वो हैं। हमारे भट्ट जी भी आ गए हैं, भट्ट जी का स्वागत है। हमारे मुख्य होस्ट भट्ट जी हैं, और आज तो कोट वगैरह पहन के बैठे हैं भट्ट जी। भट्ट जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। और हेलो। आज तो आप बिल्कुल बाबूजी बने हुए हैं, आज तो आप बाबूजी बने हुए हैं, साहब बने हुए हैं आप सर तो। मैं अभी सब लोगों को नमस्कार, भगोड़ा जी को नमस्कार, हेमंदा को नमस्कार, और हमारी जो आज की सखी हैं इस कार्यक्रम की, उनको भी बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत। नमस्कार सर, आपको तो भी आप कुछ पूछना, हेमंदा बात के करना पड़ोस में हूँ, चाहेंगे नैनीताल में सखी हूँ जी सर, से, आप तो पूछना चाहेंगे? अभी यहाँ ये नेटवर्क की प्रशासकीय प्रॉब्लम, और अभी अभी मेरी उत्तराखंड प्रशासन अभी अभी क्लास अकादमी छूटी है। में इस समय ट्रेनिंग कर रहे हैं जी। तो अभी अभी क्लास छूटने की वजह से मैं थोड़ा सा माफी चाहता हूँ सर, देर से आप लोगों से जुड़ा। नहीं नहीं, तो आप कोई बात बातचीत नहीं। का क्रम आप जारी कुछ रखिए, पूछना जहां तक चाहेंगे मुझे सखी से? लगेगा कि मैं भी कहीं पर शामिल हो सकता हूँ तो मैं शामिल हो जाऊंगा। आप शामिल हैं, आप अभी अ- बात जारी रख सकते हैं, आप शामिल अच्छा हैं। मैम, एक उत्कंठा, एक जिज्ञासा मेरे मन में है। जैसे हम लोगों ने जिस तरह से हम यहाँ गवर्नमेंट स्कूल्स में हमने पढ़ा, गाँव में पढ़ा, तो हमको आर्ट टीचर के बारे में केवल इतना था कि पहले वो ओस्टवाल्ड का चक्र बताएगा, रंगों का चक्र बताएगा, कभी बैगन या फिर प्लेट में रखे हुए फल और वो। और आप तो इतनी दार्शनिक मुद्रा में बात कर रही हैं, दार्शनिकों की जैसी बात कर रही हैं, और आपका कैनवास बहुत बड़ा है। तो मैम, जब बच्चे को आप पहले क्लास में जाती हैं तो किस तरह से मोटिवेट करती हैं कि कला क्या है, आर्ट क्या है? आपके पढ़ाने का तरीका, मुझे लगता है कि काश आपने हमको भी पढ़ाया होता। आर्ट टीचर आप रही होती है हमारी। तो जरा मुझे बताइए, 2-3 मिनट में बताइएगा कि आपका जो पहला दिन होता है क्लास में, कैसे आप मोटिवेट करती हैं, और फिर क्या कुछ, कैसे शुरुआत करती हैं उनको कला के प्रति जागरूक, या ओरिएंटेशन कैसे करती हैं, कैसे आगे बढ़ती हैं, प्लीज। अच्छा, बच्चों के लिए मेरे पास जो है कि मैं एक लेसन प्लान जो लेकर जाऊंगी, उसमें जी, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती। मेरी क्लास में क्या बात। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है, क्योंकि कला तभी पनपेगी, तभी अंकुरित होगी जब आप उसको पूरा वो इन्वायरमेंट दोगे। और मुझे ऐसा वाह। लगता है हर पौधे का जैसे अलग इन्वायरमेंट होता है ना, किसी को धूप ज्यादा, जी। छांव कम, किसी को पानी ज्यादा, किसी को पानी कम, तो जैसे सबके लिए अलग अलग इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ता है, तो मैं भी बच्चों के लिए सेम वैसे ही अलग अलग इन्वायरमेंट क्रिएट करती बहुत अच्छा हूँ। एक जी। बार की बात है कि कुछ मैंने बोर्ड पे बनाया, ब्लैक बोर्ड पे, और बच्चों ने उसको समझा और अपने हिसाब से बनाया, क्योंकि मैं ब्लैक बोर्ड पे समझाती जरूर हूँ, मगर फिर उसके बाद मैं कहती हूँ कि ये आप ऐसा नहीं बनाएंगे, आपने ऐसा नहीं बनाना है, आपने वो बनाना है जो आप बना सकते हैं, आप वो बनाइए, इसको टोटली कॉपी नहीं करना है आपने। ये मेरा बहुत। रूल है क्लास, क्योंकि तभी तो बच्चा कुछ नया बनाएगा। फिर एक बच्चे ने ड्राइंग बनाई भी थी, फिर मुझे लगता है उसने फाड़ भी दी, और वो उसने ऐसे करके डस्टबिन में भी फेंक दी, क्योंकि जब मैं उसकी हम्म सीट तक गई क्लास खत्म होने पर, तो मैंने उसको बोला आपने पूरी क्लास में कुछ नहीं करा। कह रहे नहीं मैम, करा हम्म था ये और वो, हमने अच्छा नहीं लगा। हम्म मैंने बोला किसने बताया वो खराब था? नहीं मैम, हम्म हमें अच्छा नहीं लगा। मैंने बोला तो इस क्लास में टीचर कौन है ये बताओ, आपकी मैं? तो वो बच्चा, हम्म उसको लगा डांट पड़ेगी, तो कह रहा हम्म मैम आप। मैंने बोला अच्छा ठीक है, तो कौन बताएगा कि अच्छा है कि खराब है? कह रहा मैम आप। मैंने बोला जाओ फिर उसको लेकर आओ। फिर वो डस्टबिन से उसको लेकर आया, मैंने उसको सीधा करा, उसको एक दोबारा से एक पेपर में चिपकाया, और उसको बोला इसको ड्राइंग फाइल में रखो आप। क्या कोई भी बात है मैम, ड्राइंग वाह। चीज है वो अच्छी और बुरी नहीं होती है। हम्म कला में सबसे मजेदार जो बात है वो यही है, ना वो अच्छी होती है ना वो बुरी होती है, वो सिर्फ एक माध्यम है, सिर्फ एक बात कहने का तरीका है। अब जैसे हम ये बोल दें
कि जो उर्दू है वो बहुत ही शीरी है और बहुत ही मीठी है, और हरियाणवी जो है वो बहुत लठ मार के है। ऐसा नहीं, वो तो एक माध्यम है, बात खत्म। बिल्कुल। बस। तो सेम जो आर्ट है वो भी सेम ऐसा माध्यम है, ना वो अच्छा है ना वो बुरा है, वो सिर्फ एक माध्यम है। तो उसके बाद से बच्चों को इतना समझ आ गया कि इन मैम से हमें डांट नहीं पड़ेगी, कि अगर हम खराब भी बनाएंगे तो तो बच्चे फ्री होके काम करते हैं। और जब आप टेंशन फ्री होके काम करेंगे तो आपका स्किल भी बहुत अच्छा होगा और आपका कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा होगा। दोनों चीजें हाँ आपकी अपने आप इंप्रूव करेंगी, क्योंकि आप उनको इन्वायरमेंट दे रहे हो बढ़ने का आगे। हाँ, उनके साथ हम भी बढ़ते हैं मैम, बिल्कुल। जरूर 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 जरूर, उनके हम्म, साथ तो हम बढ़ते हैं, निरंतर बढ़ते हैं। हम भी बढ़ते हैं, बिल्कुल। बच्चों के साथ तो मैं बढ़ते हैं। भट्ट और जी, हम लोग आज तीनों लोग हम ये कह रहे थे कि एक बहुत छोटी चुलबुली सी बच्ची आध्यात्म की बातें भी कर रही, इतिहास की बातें भी कर रही, इनके अंदर एक बहुत बड़ा फिलोसोफर भी छिपा हुआ है। ताज्जुब हम कर रहे थे, तो वो बात अभी तक हम मैम के साथ कर रहे थे। तो इतना अध्ययन मैम जो आपके मतलब रिफ्लेक्ट हो रहा, आप पढ़ती क्या क्या है, मतलब हम जानना चाह रहे हैं। कला के अलावा आपका क्या और क्या रुझान है? अच्छा, मैं एक तो वही ना, सेफ जोन में नहीं रहती हूँ, जैसे मैंने आपको बोला कि अच्छा, एक आपने पहले ही बोला था जी। हाँ, मतलब निरंतर एक जगह नहीं रहेंगे आप। दाल रोटी खाएंगे, दाल रोटी खाएंगे, दाल रोटी खाते रह जाएंगे फिर कि क्योंकि पेट खराब ना हो इसलिए आप दाल रोटी खाएं, सिर्फ ऐसी बात नहीं चलेगी ना। तो मैं डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट, मतलब आप उसको जिसे कहते हैं ना, खिड़की दरवाजे खोल दो, आने दो। और कुछ अगर आपके साथ गलत भी हो रहा है तो वो एक एक्सपीरियंस लेके आ रहा है। मतलब वो कोई जिसे हम कहते हैं ना कि हमारा बैड एक्सपीरियंस रहा, या उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, या ऐसे करने से ऐसा होगा। तो वो जो चीज है ना, वो एक आपके लिए लेसन है, एक पार्ट है, जिंदगी का एक पार्ट सिखा के जाता है। तो अच्छा बुरा तो मैं बोलती हूँ उसमें भी कुछ नहीं होता तो मुझे वो लगता है वो एक एक एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस है। है। हाँ, बस वो हमेशा कुछ ना गुड कुछ या नया बैड पढ़ती कोई हूँ। बात नहीं जी। मैं बहुत कुछ पढ़ती हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं पढ़ती हूँ। और मैं बहुत अच्छे। रुकती नहीं हूँ, देखती हूँ, वीडियोस देखती हूँ, बुक्स बहुत पढ़ती हूँ। और अपने में खुद से बातें बहुत करती हूँ, सेल्फ रियलाइजेशन। क्योंकि हम आर्टिस्ट हैं, जब तक हम खुद से बात नहीं करेंगे, खुद को स्पष्टता से नहीं देखेंगे, अपने जो थॉट है उसको हम स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएंगे, तब तक हम उसको ढंग से उतार नहीं पाएंगे। सेल्फ रियलाइजेशन, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत सही कहा आपने। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर यहीं पर हम कंफ्यूज हैं तो फिर हम अपनी पूरी पेंटिंग में, ड्राइंग में हर तरफ कंफ्यूज ही रहेंगे, ऐसा होगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर मैम। जैसे- हाँ, जैसे कि एक एक पेंटिंग ये जरूर ये दिखाना चाहूंगी मैं। इसको आप देखेंगे तो ये है वाद विवाद। मतलब जब दो लोगों में बहस होती है, हम्म। तो वो एकदम सिंबॉलिक है, सिंपल है, सिंबॉलिक डिस्क्रिप्शन है कि बस कैंचियों की तरह चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं बस। एक दूसरे की हाँ, बात काटने के सोच रहे हैं और तर्क नहीं आ रहा जी। हाँ, तर्क नहीं है, तर्क नहीं है, तर्क ये नहीं है। एक ये दूसरे की नीचे बात काट रहे हैं बस। ये नीचे आपके साइन है, हस्ताक्षर है क्या साइड में हाँ जी, नीचे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो नाम नाम आपका इतना छोटा है, हस्ताक्षर इतने बड़े कैसे हो गए? नहीं नहीं, पता नहीं अच्छा, ये इतना फनी क्वेश्चन और इतना सोचने वाला क्वेश्चन कभी नहीं किसी ने पूछा। हालांकि थोड़ा इसमें थोड़ा मैंने कभी विचार मैं नहीं देखना किया। चाहूँ मैं देखना चाहूंगा उनको, थोड़ा क्लोज में दिखाएंगे अपने हस्ताक्षर जरा? ये रहे नहीं मेरे नहीं हस्ताक्षर। नहीं नहीं नहीं, हाँ। ये सिर्फ एस एस शायद से कुछ ज्यादा बड़ा, या फ्लो में जब आप होते हो तो फ्लो में आप साइन कर देते हैं ना। नहीं, ये हस्ताक्षर है। ये जो हाँ, आप दार्शनिक बातें जो कर रही थी, ये मेरे ख्याल है उसी का एक्सटेंशन है। आपके इसमें जो फिलॉसफी जो आपके अवचेतन में है, ये उसी का एक्सटेंशन है। क्योंकि हाँ, गीता में जब कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद होता है, तो कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जो सारे रिश्ते नाते हैं उनसे सख्य भाव, कृष्ण और अर्जुन एक दूसरे को सखा थे। तो उन्होंने कहा जब आदमी सख्य भाव में रहता है, चाहे वो मतलब महिला है तो सखी है, पुरुष है तो सखा है, जब वो सख्य भाव में रहता है तो अनंत के विस्तार में चले जाता है। सारे रिश्ते सबसे ज्यादा विस्तार में होता है।
और सूरदास ने भी जब जो आपका जो भ्रमर गीत वाला प्रकरण है, उसी में ये जो मित्र भाव, जो सख्य भाव है, उस पर उसको लिखा है कि सबसे विस्तृत भाव है ये। तो इसीलिए मुझे लगता है कि आपका नाम भले ही छोटा है, हस्ताक्षर आपके बहुत विस्तृत हो गए हैं। ये आपके अवचेतन में जो उसके कारण आया है, व्यापकता है, और उसमें हाँ व्यापकता है। और मैम मतलब हमारे पिताजी कहते थे कि नाम से भी व्यक्तित्व, देखिए आपका नाम सखी रहा ना, इसलिए मुझे लगता है कि आप हर एक के साथ मतलब कहीं ना कहीं सिखाने का और कहीं ना कहीं सानिध्य का, ये सब कुछ छोटे से जीवन में आपका अभी से आ गया है मैम। ये नाम का भी असर पड़ता है आपके व्यक्तित्व में। मेरे पिताजी, मुझे अपने पिताजी याद आ गए बिल्कुल। अब जैसे शेर सिंह और वो नाम होते हैं ना, खतरनाक नाम, तो कहीं ना कहीं व्यक्तित्व में वो आ जाता है। हाँ, तो जो सॉफ्टनेस भी है, और जो आप हर बच्चे के साथ जो आपका जुड़ाव है, कला के साथ जो जुड़ाव है, जीवन दर्शन के साथ जो आपका जो भाव है, साख्य भाव है, वो निश्चित रूप से नाम कहीं ना कहीं वो इंटरकनेक्टेड लग रहा है मुझे। नहीं जरूर जरूर ये होता है। होता है मैम। मेरे ख्याल है दर्शक इस बात का इंतजार भी कर रहे होंगे। कई लोगों ने जवाब दिए थे, और जो सवाल उन्होंने पूछा था गिरीश जी ने, और गिरीश जी सवाल हमेशा ऐसा पूछते हैं कि वो एक गाना था ना, क्या कहते हैं, हेमंत आपको याद होगा, दुनिया करे सवाल तो हम क्या जवाब दें, तुमको न हो ख्याल तो मैं क्या जवाब दूं। तो गिरीश, पूरी दुनिया के सवालों का जवाब दिया जा सकता है, लेकिन गिरीश दा के सवालों का जवाब देना बहुत आसान होता नहीं है। तो कई लोगों ने जवाब दिए हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा इनमें से चिदम्बरम मंदिर किसी ने लिखा है, किसी एक ने थोड़ा सा बहुत क्लोज चले गए हैं, उन्होंने कहा गोंडवाना, लेकिन वो उस चीज का नाम नहीं बता पाए जिसके बारे में गिरीश साहब पूछना चाहते थे। तो अभी बाद में इसको पढ़ लेंगे कि अगर किसी ने सही जवाब दिया हो, मैं सारे पढ़ नहीं पा रहा हूं। तो मैं दर्शकों को बता दूं, इसका सही जवाब है घोटुल। घोटुल एक परंपरा है जो लोग हेमंता जानते होंगे, जो झारखंड के और छत्तीसगढ़ के जो आदिवासी हैं, वहां दो तरह के आदिवासी हैं, भील भी हैं, कोल भी हैं। भील हालांकि मध्य प्रदेश में है, कोल और क्या कहते हैं संथाल लोग जो हैं, तो इनके बीच में कुछ जगह पे ये परंपरा है कि जो लड़के और लड़के शादी योग्य हो जाते हैं तो उसमें बुजुर्गों का दखल न रहे। तो 3 दिन के लिए या 4 दिन के लिए ये सब लोग जंगल में एक बहुत बड़ी झोपड़ी बनाएंगे। मैं गया हूँ रांची में और बस्तर में, जब मैं रहा तो मैंने देखा इनका, तो बहुत बड़ा एक हॉल सा बनाएंगे, ओपन बड़ा हॉल बनाएंगे, झोपड़ी का बनाएंगे, और ये 3-4 दिन तक जो युवा युवतियां हैं उसी में साथ साथ रहेंगे। और महिला बात है, नाम बदल के रहेंगे, नाम असली नहीं रखेंगे, नाम बदल लेंगे। ऑफकोर्स वो जानते हैं एक दूसरे को परंपराओं से, लेकिन एक ट्रेडिशन है तो वो अपना नाम बदल के रहेंगे। और 3 या 4 दिन में उनको लगेगा कि किसके साथ तो आगे अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, उसको अपने जीवन साथी के रूप में चुन लेंगे। तो इस परंपरा को घोटुल कहते हैं। ये आज भी जीवंत है। और मजे की बात यह है कि आदिवासियों में डाइवोर्स नाम की चीज आसानी से होती नहीं है। जो यहाँ पाई जाती है वो अपनी मर्जी से इसका चयन करते हैं। और एक और जब इसी परंपरा की बात आ गई तो मैं आपको याद बताऊं कि छत्तीसगढ़ में, सॉरी छत्तीसगढ़ नहीं, कर्नाटक में जो कुर्ग का इलाका है, कावेरी नदी के किनारे, एक ट्राइब पाई जाती है, कोरबा। एक्चुअली इसमें 3 तरह की ट्राइब है, जैन कोरबा, अलग अलग कोरबा है। तो कोरबा ट्राइब में एक ट्राइब है, तो उनकी खासियत क्या है कि जब शादी करनी होगी उनको, तो लड़के को लड़की को भगा के जंगल में ले जाना है, और दोनों परिवार वाले, उनके लड़की वाले और लड़के वाले, उनको ढूंढने जाएंगे। अगर उन्होंने उनको ढूंढ लिया निश्चित समय में, 3 या 2 दिन का जो भी टाइम होता है, अगर ढूंढ लिया तो अब वो शादी नहीं कर सकते। तो उनको 2 या 3 दिन तक बिल्कुल छुप के रहना है, और अगर उनको नहीं ढूंढ पाए तो अब वो शादी करके हमेशा साथ में रहेंगे। अलग अलग बहुत सारी परंपराएं हैं, कभी चर्चा होगी तो इस पे बात करेंगे। इस देश में बड़ी अलग अलग परंपराएं हैं। तो ये उनके सवाल का जवाब था घोटुल। क्या बात। और हेमंता, अंतिम प्रश्न, अगर हम तो काफी देर हो गई, भट्ट जी आ गए जी, हम चाहते हैं कि अंतिम प्रश्न भट्ट जी की तरफ से आए। मैम इस समय भट्ट जी उत्तराखंड प्रशासन अकादमी नैनीताल में बतौर ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो आज वहीं से मुखातिब हैं। तो हम चाहते हैं कि आज का समअप वही करें, क्योंकि वो मुख्य हमारे संचालक हैं, एंकर हैं, वही समापन भी करेंगे और वही आपसे अंतिम प्रश्न भी करेंगे। जी भट्ट जी, डॉक्टर भट्ट जी। धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं जानना चाह रहा हूँ कि आज जोशी सर कहाँ हैं? वो आए थे, नेट आए थे, वो
7:30 बजे तक रहे, लेकिन उनको उन्होंने पहले बताया था कि मैं किसी काम से उनको बहुत आवश्यक कार्य से जाना है, तो 7:30 बजे चले गए थे वो। जी जी, वो पूरे चलिए टाइम कोई रहे नहीं, आज। बहुत रोचक सवाल था जिसका जवाब अभी सत्र का संचालन आप लोगों ने किया सर, आप लोग बधाई के पात्र हो। और हेमंदा को खास बधाई कि तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद वो बने रहे, हमें आशीर्वाद देते रहे। और जहां तक संचालक की बात है सर, तो मैं तो केवल आपका सहयोगी हूँ, आप ही लोग सब कुछ मुख्यतः हैं। और हमारे आज की जो मेहमान हैं, मैं उनसे सखी जी से निवेदन करूंगा कि मैं क्योंकि शो देख नहीं पाया अभी, मैं अभी छूटा हूँ, क्लास छूटते ही मैं सीधे प्रॉब्लम है, तो कभी हैंग हो जा रहा है, कभी कभी जुड़ रहा है। तो मैं सवाल पूछने की स्थिति में इसलिए नहीं हूँ कि मैं शो देख ही नहीं पाया, तो मैं उसके लिए सखी जी से क्षमा मांगता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि वो मेरी ओर से ही कोई सवाल करके खुद ही उसका जवाब दे दें। आज एक नया प्रयोग करते हैं। हाँ, कोई मैम अगर कोई भी अनुत्तरित प्रश्न रह गया हो या कोई अनुत्तरित हमें लगे, आपको लगे कि ये चीज पूछी जानी चाहिए थी, ये भी बहुत अच्छा मैं है। हम सवाल सब अगर लोग टीचर हैं। जी मैं बिल्कुल सवाल बिल्कुल। ये पूछ सकता हूँ हेमंदा, जी अगर सवाल पूछना है तो मैं ये सवाल पूछ सकता हूँ कि मैम क्या आप मेरी मूर्ति बना सकती हैं? हाँ जी, मुझे हाँ आ गया। ब्लैक एंड व्हाइट से बनाएंगी मैम, इतना ख्याल कीजिएगा। अरे ब्लैक एंड व्हाइट ही हूँ सर आज, काला कोट है देखिए। मैम ब्लैक एंड व्हाइट से बनाएंगी। हाँ जी जरूर। इतना इसका जो मुझे लगता है सिंबॉलिक और सत्र है, ऐसा कुछ जी दर्शन प्रॉब्लम, मैम है बोलिएगा बात। हाँ बोलिएगा, जी बोलिए। कनेक्टिविटी में शायद कुछ प्रॉब्लम सी आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। जी नहीं नहीं, मैम बोलिए। तो शायद मैम का नेट का प्रॉब्लम चल रहा है हाँ, थोड़ा। नेट में मुझे एक्चुअली सुनाई नहीं दिया आपने अगर कुछ पूछा है तो। मैं ये पूछ रहा था, मेरी भी मूर्ति बन सकती है कभी? अच्छा अच्छा आप, अच्छा मूर्तिकार तो नहीं है हम, 3D नहीं बनाते हैं, 2D पोर्ट्रेट्स बनाते हैं। और रही बात पोर्ट्रेट्स की, तो पोर्ट्रेट्स के लिए तो मैं बहुत ही बुरी स्टूडेंट रही हूँ। तो क्योंकि जब हमारा सबमिशन डिस्प्ले होता था, तब मेरे प्रोफेसर जो थी पोर्ट्रेट्स की, वो ये कहती थी, तुम्हें चेहरे नजर नहीं आते हैं लोगों के, ना उनकी डिटेलिंग नजर आती है, इतने कमजोर तुम पोर्ट्रेट बनाती हो, उसमें इतना कम करेक्टरिस्टिक लेकर आती हो। तो मैं मजाक मजाक में उनको कहती थी, मुझे मुझे चेहरे में इंटरेस्ट नहीं आता, जो उसके अंदर है मुझे उसमें इंटरेस्ट आता क्या है। बात है। हाँ, जो दर्शन है मैम बढ़िया। आपका, वो कमाल का जो आपके। और मैम अगर तो 3 हफ्ते पहले भट जी पोर्ट्रेट बनाने के लिए कहते तो मैं भी बना देता। तब तो इतनी बड़ी मूछें थी कि मूछों से ही अंदाज आ जाता ये भट जी है। उन्होंने मूछें कटवा ली, तो अब डिटेलिंग में दिक्कत तो आएगी मुझे। मैं सर आपकी पार्टी छोड़ के बहुगुणा जी की और जोशी जी की पार्टी में शामिल हो गया आजकल। अच्छा। वो असल में हेमंदा हेमंदा जी जी। क्या था ना कि मैं भी कभी जब फौज में था तो मैंने शुरू में मूछें रखी मैं, अच्छा। लेकिन मैंने बाद में ये पाया अपनी जिंदगी में कि दुनिया के ये बड़े बड़े जो झगड़े हो रहे हैं ना, ये लोग छोटी छोटी बातों को मूछों का सवाल बना देते हैं। और ये दुनिया के जितने भी वाद फैलाना है, ये जो टेंशन दुनिया में दे रखा है, इसी बात ने दे रखा है कि लोग मूछ का सवाल बनाए थे। तो मैंने कहा ना बिल्कुल रहेगी मूछ, ना उठेगा सवाल, मैं भी शांति से रहूं और दुनिया भी शांति से रहे भैया। बिल्कुल। और यही पाठ भट जी को भी पढ़ा दिया सर ने। हाँ भट जी बहुत तो ही इतने उच्च कोटि के दार्शनिक हैं मैम। मतलब एक एक आर्ट में आज इतना गहन गंभीर चिंतन उनका। मतलब सबसे पहले जो ड्रेन उन्होंने अपनी एक वो दिखाई ना, आदमी ड्रेन हो गया। गजब गजब। मैं तो मैम वहीं से मुझे लगा इस बच्ची में, क्षमा कीजिएगा बच्ची, आप हमारे सामने बच्ची हुई। मैंने कहा कमाल, कितना चिंतन, कितना सोचती होंगी अकेले में, अपने बारे में, समाज के बारे में, लोगों के बारे में। मतलब कितना थॉटफुल मतलब नजरिया है। मैं वहीं पे, मुझे वहीं पे बहुत आनंद आ गया था, क्योंकि हम बुजुर्ग बूढ़े लोग हैं ना, इनमें ज्यादा आकर्षित होते हैं, इन थॉट्स में। जी मैं, जी भगुणा सर। भट्ट जी फिर गायब हो गए, समापन की ओर चलते हैं। तो मेरे ख्याल है हम लोग सखी जी इजाजत देंगी हमको। और अंतिम अगर कोई बात अगर दर्शकों से आप कहना चाहें। जी
जी जी जी मैम। अगले मैं 2 या 3 मिनट में अगर कोई बात अगर छूट गई हो जो आपके सभी की इम्पोर्टेंट है। नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। हमने तो आज बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा तो। और मुझे हमेशा ये बहुत एक्सपीरियंस, मतलब बहुत ऐसी चीजें हैं जो मैं भूल गई थी, जो आप लोगों से बात करते हुए मुझे याद आ गई। जब हम भूल जाते हैं फिर उसके बाद कुछ वो आप उस जोन में पहुंच जाते हैं, तो आपने मुझे वापस बहुत जगह पुराना कहीं पर जोन में भी पहुंचा के चले गए, सोचने पे और मजबूर कर दिया। तो शायद से अब मेरी कुछ नई ड्राइंग्स होंगी जो मेरे बचपन की फीलिंग्स वाली होंगी, जो जिनको मैं भूल गई हूँ। क्योंकि जो करंट है वो मैं बनाती हूँ, कभी मैंने वो नहीं सोचा कि बचपन में वाली अगर मैं स्थिति में ड्राइंग बनाती ये वाली तो कैसे बनाती। तो शायद से आप लोगों ने मुझे उस तरफ मोड़ दिया है, तो एक नया आपने व्यू परसेप्शन दे दिया है मेरी ड्राइंग्स को। तो एक मुझे ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। और बाकी मुझे पर लगता है कि मैम जी, इस व्यक्ति को कार्यक्रम का सुंदरता फॉर्मेट है मैम, जो भट्ट जी ने इसका फॉर्मेट तैयार किया है। भट्ट जी ने फॉर्मेट तैयार किया है कि हमारा हर अतिथि अंत में अपने साथी शिक्षकों के लिए कुछ बात रखता है। तो अब हम उस दौर पर पहुंच चुके हैं, उस पड़ाव पे। तो जब भट्ट जी ने शुरू में इसका फॉर्मेट सुनिश्चित किया होगा, तो अंत में उन्होंने कहा कि हमारा शिक्षक साथी जो होगा वो जरूर अपने शिक्षक साथियों के लिए कोई ना कोई अपना एक्सपीरियंस के माध्यम से कोई बात जरूर रखेगा। तो अब हम उस पड़ाव पे आ चुके हैं। अच्छा, मैंने वो मेरा कनेक्टिविटी एकदम गायब हो जाती है उस टाइम पे। जी आपने क्या बोला? जी मैंने ये कहा था मैम कि भट्ट जी ने जो फॉर्मेट हमारा सुनिश्चित किया है, साक्षात्कार, इस इंटरव्यू में, इस वार्ता में, अंत में हम अपने अतिथि, अपने गेस्ट से ये निवेदन करते हैं कि अपने साथी शिक्षकों के लिए वो कुछ बातचीत करें। नहीं, मैं तो बोलती हूँ जो बीइंग अ टीचर, एक जो टीचिंग है वो तो बहुत ही चैलेंजिंग जॉब है, बहुत जी चैलेंजिंग जॉब है। इससे ज्यादा चैलेंजिंग जॉब कुछ भी नहीं है, मुझे नहीं लगता। क्योंकि आप लाइफ स्टॉक से, मतलब जो जीवन है, आप उससे बात कर रहे हैं। आपकी कौन सी बात, कौन सी चीज बच्चा समझ जाए, उतार ले अपनी जिंदगी में, तो आप यकीन नहीं कर सकते हैं। मतलब आप इतने सेंसिटिव, आप फाइलों से, आप ऑफिस में काम नहीं कर रहे हैं कि फाइल उठाई, साइन करे, आगे बढ़ा दिया। वो निर्जीव क्या वस्तु है। आप एकदम लाइव स्टॉक से बात कर रहे हैं। आपकी कौन सी हरकत या कौन सी बात बच्चे की जिंदगी बदल दे। तो हम बहुत ही ज्यादा, मुझे ऐसा लगता है सेम वैसा काम कर रहे हैं जैसे बॉर्डर पे हमारे जवान काम करते हैं ना, एकदम सचेत होके और पूरी अपनी सारी सेंसेस के साथ। सेम वैसे ही हम लोग भी सेम वैसे ही काम कर रहे हैं, और हमें वैसे ही निरंतर काम करते रहना चाहिए सबको। और सभी टीचर्स अपने पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत अच्छे, अपने चैनल में, अपने बॉर्डर में, अपने एरिया में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, तभी हमारा देश आगे बढ़ रहा है। क्योंकि अगर एजुकेशन में आगे नहीं बढ़ता तो फिर ये कहीं नहीं आगे बढ़ता। ऐसा क्यों हो रहा क्या है कि नासा में 25% जो है वो इंडियंस हैं? ऐसा क्यों हो रहा है कि इस माइक्रोसॉफ्ट में जो है उसमें इंडियंस हैं? सारे के सारे इंडियंस क्यों है? हर तरफ जितनी भी आप मल्टीनेशनल कंपनी या कहीं पर भी आप चले जाएंगे तो वहां पे मोस्टली जो है इंडियंस हैं। और वो इसलिए क्योंकि पिछले 30, 50, 60, 70 सालों से हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो है वो हमेशा ग्रोथ ही करी। हम बड़े हैं सिर्फ और सिर्फ टीचर्स की, क्योंकि हमारे टीचर्स हमें स्टूडेंट्स को और आगे लेकर आए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अभी तक हमारे 154 अतिथि इसमें आ चुके हैं, लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी अतिथि ने कला को न सिर्फ फिलॉसफी से जोड़ा, बल्कि जो अध्यापन है, शिक्षक को सीमा पे खड़े फौजी से जोड़ दिया। ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे, आपने जो जिस तरह से चीजों को जोड़ा है, कि जैसे वो सीमा पे निरंतर जागरूक रहते काम करते हैं, उसी तरह से शिक्षक भी यहाँ पे लाइव से लगातार लोगों से बात करते आ रहा है। ये पहले, मतलब मेरे ख्याल है हेमंता, ये पहली बार मैंने सुना बाकी लोगों से बात करते बिल्कुल हुए। बिल्कुल। तो आपने नई चीज बोली है, बड़ी अच्छी चीज बोली है आपने, अच्छा लगा। और आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। मेरे ख्याल है हमारे जो दर्शक हैं वो भी आपको बहुत सारे लोग आपको पूरे हिंदुस्तान के लगभग जो हिंदी भाषी प्रदेश है, लगभग सभी राज्यों में आपको देखा जा रहा है। हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी जिसमें आपको देख रहे हैं, और बंगाल से, और महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, आंध्रा से, कई जगह से हमारे साथी इसमें जुड़े हुए हैं, जो इसमें देख रहे हैं, हिमाचल से और जम्मू कश्मीर से। तो सबको, सारे शिक्षकों, साथियों को आपने जो संदेश दिया है, निसंदेह बहुत ही अच्छा संदेश दिया है। और भटजी अब जवाब लेंगे क्या?
भट्ट जी। हाँ, मुझे लगता है कि बहुत शानदार शो आज का रहा होगा, मैं केवल कल्पना ही कर सकता। नहीं, आप देख सकते हैं हमारे भट्ट जी सहित हमारे जितने भी बाकी दर्शक हैं, विविधा जो चैनल है, विविधा यूट्यूब का एक चैनल है, वेबसाइट है, उस पे आप इसको हमारे जितने भी पुराने शो हैं, इस शो सहित आप सभी पुराने शो को देख सकते हैं। थोड़ी देर के बाद में इस वाला शो को भी लोड कर दिया जाएगा और भट्ट जी मेरे ख्याल है फिर उसको शो में देख पाएंगे इसको। जी, बहुत बहुत तो धन्यवाद हेमंत। मुझे लगता है कि शो का समय हम अब समाप्ति की ओर है। सखी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, हेमंत का बहुत बहुत धन्यवाद, आदरणीय मिश्र का बहुत बहुत धन्यवाद, और सबसे ज्यादा धन्यवाद दर्शकों का, कि जो हमेशा हमें इतना प्रेम देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, सहयोग देते हैं, कि हम इस शो को लगातार 154वें दिन जारी रखे हुए हैं, और अब हम हर बृहस्पति को आपके सामने आ रहे हैं। तो अगले बृहस्पति को मित्रों मिलते हैं किसी नए मेहमान के साथ, किसी नए सरकारी लेकिन असरकारी शिक्षक के साथ। तो आज के लिए इतना ही काफी है, हम सबको अनुमति दीजिए, और सखी जी को एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए द टीचर शो। बहुत बहुत धन्यवाद।